हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे सभी भाई ते कन्ने क्या हाल चाल सारे दा सरीश्वर ठीक। तो आज जो है हम अपना जीके एसएसबी का स्पेशल जीके की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी दोस्त एक चीज़ बता दो, आवाज़ वगैरह जो है वो क्लियर आ रही है सभी दोस्तों को? आवाज़ में तो कोई इशू नहीं है? फिर हम जो है अपनी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की, ठीक है। जल्दी से बताएंगे सब दोस्त। ओके तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रो आपको मैं दे दूं, इसमें होने का वाला है ये स्पेशल डेडिकेटेड जो है आप कह सकते हैं जेकेएसएसबी को रहेगी। जेकेएसएसबी के अंडर जितने भी एग्ज़ाम आते हैं जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर के जितने भी एग्ज़ाम आते हैं मेनली फोकस जेकेपी कांस्टेबल पे रहेगा और पटवारी पे रहेगा, ठीक है, और एनटी का आप कुछ पोर्शन इसमें कवर कर सकते हैं। क्लियर? जेकेएसएसबी के अंडर ऑलमोस्ट एग्जाम इसमें आपके कवर हो जाएंगे, ये उनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे मेन चीज़। और दूसरी बात, डेली जो है हम इस क्लास को लाइव किया करेंगे जिसमें कि 20 क्वेश्चन जो हैं वो पर डे के हिसाब से हम करेंगे। आप ऑलमोस्ट जेकेएसएसबी में 4th क्लास की चाहे कर रहे हो, चाहे जेकेपी कांस्टेबल की कर रहे हो, उनमें ये आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्त स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लाइक वगैरह कर दीजिएगा जो भाई अपने साथ जुड़े हैं, और जो कुछ भाई नए जुड़ेंगे हमारे साथ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये थी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है पॉलिटिकल लीडर नहीं है? फ़ारूक अब्दुल्ला है, जतिंदर सिंह, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी फिराक, ठीक है। फ़ारूक अब्दुल्ला की बात करें, फेमस हैं भाई, ऑलमोस्ट सभी दोस्तों को पता होंगे। जतिंदर सिंह हमारे बैठे हुए हैं यूनियन में, ठीक है, जो कि बात तो कुछ करते नहीं हैं। महबूबा मुफ्ती सभी को मालूम होगा। तो गुलाम नबी फिराक जो है मेरे भाई, ये इसमें हमारा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। गुलाम नबी फिराक है कौन? ये एक कश्मीरी पोइट हैं, कश्मीरी पोइट हैं ये गुलाम नबी फिराक, या आप कह सकते हैं राइटर हैं एक, ठीक है, ये एक राइटर हैं। ये क्लास के बाद ना आप सभी दोस्त अपना सजेशन दीजिएगा कि क्लास आपको जो है वो कैसा लगा है। अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत होगी तो आप वो भी इसमें बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट हैपन टू द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड क्लासेस इंक्रीज। देखिए एक पॉलीगन है, पॉलीगन आप समझते हैं ना, जैसे वो बार ग्राफ बनाते हैं ना आप, ठीक है, उस तरह से मान लीजिए 1 2 3, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30। और इसमें बोला गया है कि जब इसकी जो है क्लास और ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो पॉलीगन की फ्रीक्वेंसी जो है उसमें क्या चेंज आएगा, ठीक है, उसकी शेप में क्या चेंज आएगा। तो नॉर्मल सी बात है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगी उसकी। जैसे कि ऑप्शन नंबर 10 टू बिकम जैक्ड, बिल्कुल नहीं होगी। बेरीज इफ डाटा कम मोर रिलेबल, नहीं। 10 टू बिकम इंक्रीजिंगली स्मूथ, बिल्कुल सही। तो धीरे धीरे जो है ये स्मूथ होगा और धीरे धीरे जो है ये बढ़ेगा ग्राफ, ठीक है। रिमेन द सेम, सेम तो नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि ऑब्जर्वेशन और क्लास जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली जो है स्मूथली ये मूव करेगा ऊपर की तरफ, या आप कह सकते हैं इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी का जो लिखा हुआ ना, इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन की ज़रूरत है, और हिंदी वैसे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जेकेएसएसबी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं मेरे भाई उनमें सभी में इंग्लिश मीडियम ही है। जो कुछ सेंटर लेवल के होते थे उनमें हिंदी की ज़रूरत होती है, बट जेकेएसएसबी के इंग्लिश मीडियम में हो रहे हैं सभी, तो हिंदी की ज़रूरत है नहीं। अगर किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगे इंग्लिश का समझने में तो वो हिंदी का देख सकता है। बात करते हैं यहाँ पे ब्लू माउंटेन की। ब्लू माउंटेन्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड। भारत के नीले पर्वत जो हैं या नीले पहाड़ जो है मेरे भाई, वो किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने 4 हर ऑप्शन में रहेंगे। नीलगिरी, कार्डमम, जैंता, या फिर गारो हिल्स। बहुत बढ़िया। तो नीलगिरी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नीलगिरी हिल्स कह लीजिए, इन्हें कहा जाता है ब्लू माउंटेन। नीलगिरी से भी आप ना देखिए गेस लगा सकते हैं। नीलगिरी, नीला, नीला हमारी भाषा में यही बोलते हैं ना, एहो आखने ना, नीला, ठीक है, नीली चीज की है, ब्लू है, ठीक है। तो ब्लू माउंटेन, नीलगिरी को क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। ये कौन सी हिल के ऊपर हैं? तो पवन गुप्पी हिल, पवन गुप्पी हिल जो है इसके ऊपर ये लोकेटेड हैं, ठीक है।
पवन गुफी हिल जो है ना, इसको भी ब्लू माउंटेन कहते हैं। ये मिजोरम की है, ये मिजोरम की है। इनके ऊपर ये ब्लू माउंटेन आएंगे, नीलगिरी हिल्स के। एक चीज़ आपको साथ में बता दूं एडिशनल, जो कुछ बच्चे अभी से जस्ट प्रिपेयर करेंगे इस क्लास के साथ, ये फर्स्ट क्लास रहेगा, ठीक है। तो साथ साथ में जो है ना वो नोट्स सभी दोस्त बनाते जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, ये सीरीज़ जो है आपके एग्जाम आने तक जो है वो कंटिन्यू चलेगी। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसके नोट्स जो है मेरे भाई सभी दोस्त बनाते हुए चलेंगे, और साथ साथ में जिस जिस भाई को जिस क्वेश्चन का आंसर आता होगा वो आंसर्स भी जो साथ साथ में देते हुए चलेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हावड़ा ब्रिज की। ये हावड़ा क्या है, यहाँ पे आगे ब्रिज नहीं लिखा है। हावड़ा ब्रिज जो है वो किसके बैंक पर सिचुएटेड है? बैंक वो वाला मत समझो, जम्मू कश्मीर बैंक, एसबीआई बैंक, वो नहीं, किनारा, ठीक है। बैंक होता है रिवर का किनारा, किसी नदी का किनारा। जैसे हमारी जम्मू तवी में है, ठीक है, तवी का किनारा। तवी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, क्वेश्चन पूछते हैं, तो तवी के किनारे बसा हुआ है जम्मू शहर। वैसे ही पूछा गया है कि हावड़ा ब्रिज जो है वो किस नदी किनारे स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हुगली नदी जो है, हुगली नदी इसे भागीरथी भी कहा जाता है, इसे भागीरथी भी कहा जाता है। कई जगह पे आपको हुगली दिखेगा, कई जगहों पे आपको भागीरथी जो है वो देखने को मिलेगा। तो भागीरथी जो है इस नदी के ऊपर जो है ये हावड़ा ब्रिज लोकेटेड है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। दूसरी बात अगर पूछ ले कि हुगली नदी जो है कहां पर, कौन सी स्टेट में है, तो ये आ जाएगी ममता दीदी की स्टेट में, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में। कहां पे आ जाएगी? वेस्ट बंगाल में आ जाएगी। इसके सिवा इंपॉर्टेंट कुछ और दो नाम लिखवा देता हूं आपको। एक लिख लीजिए सिग्नेचर ब्रिज, लिखो लिखो जल्दी, सिग्नेचर ब्रिज, ठीक है। और इसके साथ एक और लिखिए शिप्रा ब्रिज, ठीक है, शिप्रा ब्रिज। ये दो नाम लिख लीजिए याद से। जो सिग्नेचर ब्रिज है मेरे भाई, ये तो आ जाएगा हमारा कस पे, जमुना पे, ठीक है। सिग्नेचर ब्रिज किस पे आ जाएगा? जमुना पे आ जाएगा। और शिप्रा जो है ये शिप्रा रिवर पे ही आ जाएगा। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही रहने वाला है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, हुगली रिवर जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। ये जो इतना लिखवा रहा हूं ये सभी जो है नोट्स में अपने कॉपी करते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको अहम टाइम पे, जब लास्ट टाइम पे आ जाओगे ना कि रिवीजन के दिन बचेंगे, क्योंकि तब तो भाई क्लास देख नहीं पाओगे आप, क्योंकि आधे आधे घंटे की, एक एक घंटे की क्लासेस होंगी, तब आप देख नहीं पाओगे, जो सीधी सी बात है। तो तब आपके नोट्स जो है वो आपके काम आएंगे। जो जो क्वेश्चंस आपको आते होंगे उनको मत लिखो, जो नहीं आते उनको लिखते जाओ। चलिए जी, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ चुका है। इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब जो है वो मिक्स करके रखूंगा इसमें, और ये डेफिनेटली आपको बहुत ही मददगार भी रहेंगे। तो बात कर रहे हैं इसमें कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज जो है वर्ल्ड की कौन सी है। यहाँ पे वर्ल्ड का पूछ लिया भाई कि पूरे विश्व में सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। जल्दी से सभी दोस्त आंसर देंगे कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है। मैं कुछ नाम लिख देता हूं, कुछ नाम लिख देता हूं। वारबेटन माउंटेन्स। राइटिंग समझ आ रही है कि नहीं, या कुछ ज़्यादा ही सुंदर लिख रहा हूं मैं? देख लो भाई, बता सकते हो, इसलिए मैं लाइव चैट नीचे खुला है, कमेंट बॉक्स भी खुला है, इसीलिए ताकि अगर कोई आपको इशू हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप बता दीजिए, ठीक है। ये मेरे सुंदर सुंदर शब्द जो हैं आपको समझ आ रहे हैं तो बताइए, अदरवाइज इंप्रूव करेंगे। तो बात करते हैं वेरबेटोन की। ये ओल्डेस्ट है, ये ओल्डेस्ट रेंज है माउंटेन की, वर्ल्ड की, ठीक है, वर्ल्ड की। और बात करें अरावली की, ये ओल्डेस्ट रेंज है, ये ओल्डेस्ट रेंज है कहाँ की? इंडिया की, ठीक है, ये इंडिया की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, आर्गुमेंट की राइटिंग समझ आ रही है, बस बस बस, संतुष्ट, खुश हुआ दिल, ठीक है, बिल्कुल। तो अरावली जो है ये ओल्डेस्ट रेंज है कहाँ की? इंडिया की। और वेरबेटन जो है ये कहाँ की है? वर्ल्ड की है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की कि यंगेस्ट माउंटेन रेंज वो कौन सी है। तो भाई आ जाओ हिमालयाज के ऊपर। हिमालयाज के ऊपर 8 किलोमीटर ऊपर चढ़ के ये हिमालयाज जो हैं ये यंगेस्ट माउंटेन रेंज हैं। एक चीज़ और बता दूं, अगर देखिए अगर आपका लेवल हाई होगा ना तो वो क्या पूछेंगे कि ये हिमालय जो है ये कौन से माउंटेन है। अगर मान लो आप सब इंस्पेक्टर का पेपर दे रहे हो तो उसमें ये नहीं पूछेंगे कि यंग माउंटेन है, तो ये पूछेंगे यंग फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, कौन से हैं। तो हिमालयस जो हैं ये यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं हिमालयस।
तो ऑप्शन नंबर डी को जल्दी से टिक करो और चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? किसी क्वेश्चन में किसी भाई को कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, किसी भी टाइप का क्लास के रिलेटेड कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में बता दो, आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बता दो, वहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एग्जाम्पल देके, बैंक वाला जब आया था तो आ गया भाई नदी का किनारा फिर से। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं साथ साथ में, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। जम्मू जो है वो किस नदी के किनारे सिचुएटेड है? जम्मू बिल्कुल सही, आई थिंक वाली कोई बात ही नहीं है, तभी ही बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो तभी के किनारे जो है मेरे भाई जम्मू सिचुएटेड है। तभी को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ओल्ड नेम है तभी का, ओल्ड नेम ऑफ तभी। बताएंगे जल्दी से, 10 भाई, जल्दी जल्दी। ओल्ड नेम ऑफ तभी जो है वो क्या है? किसी बच्चों को मालूम होगा? ये क्वेश्चन जो है ना, ओल्ड नेम ऑफ तभी, ये बॉर्डर बटालियन का भी जो पेपर हुआ था उसमें भी ये आया हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे अभी आपको बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ चुका मेरे एक भाई का, बिल्कुल सही। ओल्ड नेम है जो तभी का, वो क्या है? सूर्यपुत्री। क्या है मेरे भाई? सूर्यपुत्री जो है ये ओल्ड नेम है तभी का, या आप कह सकते हैं कि अनदर नेम है, ठीक है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। बढ़ते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ड मॉनसून हैज इट्स ओरिजिन इन। मॉनसून जो शब्द है इसका ओरिजिन जो है वो किस भाषा से है? सिंपल सा, मॉनसून शब्द, मॉनसून आप सभी को पता है, मौसम जो बिगड़ता बनता है इसी को मॉनसून कहते हैं। तो इसका जो शब्द है ये कौन सी भाषा से ओरिजिनेटेड है? सिंपल सा इसको हम पकड़ेंगे, ये अरेबिक भाषा से है जिसको कि मौसम बोलते हैं। हम डोगरी में भी इसको, डोगरी में, कश्मीरी में मौसम ही बोलते हैं ना इसको, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ आप सभी भाइयों को मैं बता दूं, देखिए विश्वास करके बने रहिएगा साथ में, आपको ये चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूं कि ये सीरीज कंप्लीट कर लो, JKSSB के ऑलमोस्ट एग्जाम आप जो है वो हिट कर लोगे, ठीक है। ये भी स्टार्टिंग के कुछ क्लास जो है 10-15 क्लास आपको बेसिक लेके जाऊंगा, बेसिक क्वेश्चन रखूंगा इनमें, ठीक है, जो कि PYQ बेस्ड रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, ठीक है। जैसे ही आप थोड़े कनेक्टेड हो जाते हैं मेरे साथ, थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली भाई आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस, टॉप लेवल के क्वेश्चंस भी जल्दी ही करवाऊंगा। चलिए, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। द नीलगिरी हिल्स आर द मीटिंग पॉइंट ऑफ। नीलगिरी हिल्स जो है, नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं, वहां पे कौन कौन सी चीजें जो हैं वो मिलती हैं? नीलगिरी की हिल्स की लोकेशन मालूम है, ठीक है। ये घाट्स जो है ना दोनों, देखिए भाई मेरी ड्राइंग भी बड़ी अच्छी है, कृपया करके कोई मेरा भाई हंसे ना मेरे पे, ठीक है। एक ये जो पोर्शन है, ठीक है, एक ये जो पोर्शन है, ये आ गया ईस्टर्न घाट्स। क्या आ गया? ये ईस्टर्न घाट्स आ गया। और ये वाला पोर्शन जो है ये आ गया वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में क्या है, किस में आते हैं? अरेबियन सी में आते हैं। यहाँ मालदीव्स भी है। ये ना लिख मैं पूरा नहीं पाऊंगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बोल रहा हूँ इसी के साथ साथ। तो ये यहाँ पे आ गया बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसे हम बोलते हैं। फिर इस लोकेशन पे कहीं आ जाता है अंडमान एंड निकोबार, जो कि साउथ मोस्ट पॉइंट भी है इंडिया का, ठीक है। निकोबार याद रखिएगा, निकोबार साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। तो ये जो दोनों घाट्स है ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है नीलगिरी हिल्स, ठीक है। मान लीजिए ये प्रेमी हैं दोनों, इन दोनों प्रेमियों को कौन मिलाता है? नीलगिरी हिल्स जो है वो मिलाती हैं। नीलगिरी हिल्स इन दोनों को मिलाती है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को। क्लियर? एक चीज और, हाईएस्ट पीक बता दीजिए नीलगिरी घाट्स, नीलगिरी हिल्स की। नीलगिरी जो हिल्स हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसकी हाईएस्ट, सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दो जल्दी से। आंसर आप सभी के मेरे को विजिबल हैं, जल्दी से कमेंट में आंसर बता दो मेरे भाई कि नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ियों का नाम। और साथ साथ में सभी दोस्त थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए चलेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। और जो कुछ नए जुड़े होंगे हमारे साथ, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो नीलगिरी की जो है सबसे हाईएस्ट पहाड़ी जो है, हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है डोडा बेटा।
ठीक है, डोडा बीटा नाम याद रखिएगा, डोडा बीटा हाईएस्ट पीक रहेगी नीलगिरी हिल्स की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गंगा एक्सेप्ट, ठीक है, ये जो ऑप्शन दिए हुए ना, इनमें सभी जो हैं वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। एक होती है ट्रिब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। ट्रिब्यूटरी होती है जो ट्रिब्यूट कर रही होती है, जो मतलब ट्रिब्यूटरी लाइक कैसे कह सकते हैं आप, हाँ जैसे मैं ट्रिब्यूट कर रहा हूँ श्रद्धांजलि, नहीं यार ये गलत वर्ड हो जाएगा, मतलब मान लो मेरे किसी दोस्त को किसी चीज़ की मदद चाहिए, ज़रूरत है, ठीक है, उसको खून की कमी हो गई भाई, तो मैं अपना खून उसको ट्रिब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसी को बांट रहा हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ पर उसके लिए वो ट्रिब्यूट है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सभी जो है ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनमें एक रिवर जो है वो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सी होगी वो, गंडक, गागर, गोदावरी या फिर गोमती। बहुत बढ़िया, तो जल्दी से आंसर बताएंगे। तो गोदावरी जो है, गोदावरी बहुत बढ़िया, गोदावरी वाले कितने हैं, बिल्कुल, तो गोदावरी रिवर जो है ये नहीं होगी, ठीक है। गोदावरी रिवर जो है ये ड्रेन कहाँ पे होती है, ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, फर्स्ट चीज़, ठीक है। दूसरा नंबर, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, क्वेश्चन बनते हैं भाई, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि गोदावरी जो है वो कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गोदावरी जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, आप बोलोगे सर ने बताया था ब्रह्मगिरी से, ब्रह्म, ठीक है, गिरी से जो है वो ओरिजिनेट होती है त्रिम्बकेश्वर से, त्रिम्बकेश्वर है, वहाँ से जो ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ से जो है ये ओरिजिनेट होती है। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि अदर नेम, इसके और भी तो नाम है गोदावरी के, ठीक है, पुराने नाम होते हैं, जैसे परुष्णी हो गया, बितिस्ता हो गया, ये ऐसे पुराने नाम होते हैं गंगाओं के। तो इसका है वृद्ध गंगा बोला जाता है इसे, वृद्ध मीन्स ओल्ड गंगा, ठीक है, ओल्ड गंगा, और साथ में इसे बोला जाता है दक्षिण गंगा, क्या बोला जाता है, दक्षिण गंगा भी जो है इसे बोला जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है क्वेश्चन, समझ आ गए सब चीज़ें, इसमें सब कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट इस चीज़ में तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ऑथर ऑफ द ब्लाइंड एशियंस, ठीक है, एसेशियंस इज, ठीक है, द ब्लाइंड एसेल्स के लेखक जो हैं वो कौन हैं, द ब्लाइंड एसेल्स के लेखक जो हैं वो कौन है तो मार्गरेट एटवुड, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा, मार्गरेट एटवुड जो है ये लेखक हैं इसके, ठीक है। ये इसका मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है एक ऐसा मतलब बंदा जो कि फेमस बंदे होते हैं ना, या इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं, उनको मार रहा है कोई पैसे के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नेता हो गया, कोई सेलिब्रिटी हो गया, वो किसी को मार रहा है, ठीक है, पैसे के लिए, तो वो आ जाएंगे ये बंदे। आहा चीक टमाटर भाई, इंस्टाग्राम कम देखा करो भाई, टीजी आर्टिस्ट, इंस्टाग्राम कम कर दो मेरे भाई, पेपर निकालने हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हैज़ बिन रिटन बाय, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के ऑथर कौन है। एक चीज़ मैं आपको आज बता देता हूँ, जहाँ पर भी बात कम्युनिस्ट की आ जाए बस एक नाम याद रखिए, एक नाम याद रखिए, कार्ल मार्क्स, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, अगर आप समझ पा रहे हैं उसकी भाषा तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आपको तुक्का ही लगाना है, बोलते हैं ना कि यार तुक्का के लाओ कुश्ते नंबर 1 लगे, अगर वैसी सिचुएशन है ना कि तुक्का ही लगाना आपको, तो कार्ल मार्क्स अगर आपको वहां पे दिख जाए तो आंखें बंद करके कार्ल मार्क्स पे टिक लगा दो, 100 में से 90% चांस होंगे कम्युनिस्ट वर्ड के साथ कार्ल मार्क्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये जो लाल रंग के नीचे छुप गया हुआ है कार्ल मार्क्स, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। तो विच प्लैनेट लाइज बिटवीन सन एंड अर्थ, सूर्य और धरती के बीच में कौन कौन से प्लैनेट जो हैं वो आते हैं, ठीक है, सूर्य और धरती के बीच कौन से प्लैनेट आते हैं। सुनो एक गल सुनो, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको, प्लैनेट का सीक्वेंस याद करने के लिए, प्लैनेट का सीक्वेंस याद करने के लिए, ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक, बहुत बढ़िया, तब तक आप आंसर दो,
तब तक आप आंसर दो माई वेरी, मैं तब तक ये ट्रिक लिख देता हूँ, ठीक है। जो कुछ पुराने स्टूडेंट्स होंगे ना मेरे साथ उनको तो ये मालूम होगी, बट जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताता हूँ। हाँ हाँ, ये लिख रहा है कि एजुकेटेड मदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। ये एक लाइन याद कर लो मेरे भाई, तो समझो आपको प्लेनेट सारे आ जाएंगे। माई से मर्क्यूरी, ठीक है, वी से वीनस, एजुकेशन से अर्थ लिखेंगे, एम से मार्स, जे से यूपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, ठीक है। समझ आ गए। ये एक ना छोटी सी ट्रिक है और बड़ी मस्त है, बड़ी मस्त है, ठीक है। प्लैनेट्स आप जब भी याद कर रहे होंगे बस एक लाइन याद कर लो, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो आपको सीक्वेंस याद आ जाएगा, ये लाइन वाइज है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला कि सन और अर्थ के बीच में बताओ कौन कौन से हैं, ठीक है। सन तो हो गया इनका सेंटर और ये रही अर्थ। सूर्य और अर्थ के बीच में है मर्क्यूरी है और वीनस है, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी दो, तो ऑप्शन नंबर डी देखो, इन्होंने बोला पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो दो प्लेनेट है ना, वीनस और यूरेनस, एकमात्र ये दोनों ऐसे प्लेनेट हैं जो उल्टे चलते हैं। बोलते हैं ना कि दिमागू पैदल, दिमाग से पैदल हैं ये दोनों, ठीक है। बाकी सभी प्लैनेट जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, सिर्फ ये दो प्लैनेट जो हैं ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, याद रख लेना। एंटी क्लॉकवाइज पूछ लेंगे अगर कौन से करेंगे, तो यूरेनस एंड वीनस, सिर्फ यही दो, बस, ठीक है। चलते हैं आगे, और भी बाकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत है प्लैनेट्स के बारे में भी, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे ना तो बताता जाऊंगा, ठीक है। आज तक कुछ नहीं पढ़ा, जेकेपी का फॉर्म भर दिया है, स्टडी प्लान भाई मैं क्या ही बताऊं, जैसे आपको टाइम लगता है, दिन में 4-5 घंटे टाइम निकाल लो, काफ़ी हैं। रेगुलर पढ़ो, ठीक है, ऐसे नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया दूसरे दिन पढ़े नहीं, रेगुलर पढ़ो, 4-5 घंटे पढ़ो रोज का, काफ़ी है, ठीक है। ज़्यादा स्टडी प्लान देखोगे, ये देखोगे वो देखोगे, पल्ले कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। बोलते हैं ना पुठा फाप है ना, बस, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। चुपचाप करके 5 घंटे डेली निकालो और सीक्वेंस में बैठ के पढ़ो। चलिए क्लास करो डेली भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क से संबंधित क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन ना आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, और ये एक आरपीएफ की क्लास होती है उसमें भी करवाया था मैंने। तोबा तोबा क्या है बोलूँ, फिर भी 90 से 95% बच्चे जो हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं इसका, ठीक है। मैंने पूछा था कि सार्क की कितने कंट्री मेंबर्स हैं वो बता दो। इस पे सार्क पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, एक तो आ गया कि सार्क का सेक्रेटरीट कहाँ पे है, या हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं, वो कहाँ पे है, पहला क्वेश्चन जो कि इन्होंने पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि मेंबर कंट्री कितने हैं इसके, मेंबर कंट्रीज जो हैं वो कितने हैं, कितने देश जो हैं इसके मेंबर हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है इसकी फुल फॉर्म पे, इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है। चलिए बताओ जल्दी जल्दी से आंसर, ठीक है। सबसे पहले बताओ कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, बहुत बढ़िया, हेडक्वार्टर बताओ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है। तो हेडक्वार्टर जो है यार, ये देखो 7 वाला एक फिर से आ गया, अभी 7 नहीं है मेरे भाई, 8 हैं यार, ठीक है। 8 जो है इसके सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं। 7 क्यों लिख रहे हो, वो क्या बोलूं, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है करेक्शन कर लो, ठीक है। क्योंकि मेरे को यार बहुत सारे बच्चों ने 7 लिखा, मेरे को भी डाउट होगा, फिर मैंने भाई आधा घंटा पढ़ा इस बारे में। 8 हैं, ठीक है। तो काठमांडू नेपाल जो है इसकी सेक्रेटरीट है यहाँ का, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। बात करते हैं मेंबर कंट्रीज की, तो मेंबर कंट्रीज हैं 8। कौन कौन सी हैं, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, याद मत करो इसको कि कौन कौन सी है, याद मत करो, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, इसका सिंपल सा तरीका सुनो, सार्क के मेंबर कंट्री याद करने का, इसको पूरे याद मत करो। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, एक चाइना को छोड़ दो, चाइना को गोली मारो, उसको बाहर निकालो, बाकी जितने पड़ोसी देश हैं वो सब इसके मेंबर होंगे। सुनो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 2 खत्म हो गए, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है, फिर और कौन सा आ गया, एक और है कोई, ठीक है। ये 8 कंट्रीज जो हैं बस यही इसके मेंबर्स हैं, बस सिंपल। और फुल फॉर्म की बात की जाए तो फुल फॉर्म लिख लो, लिखवा देता हूं मैं, लिखो फुल फॉर्म, साउथ एशियन
एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये रही इसकी फुल फॉर्म। जो जो चीज़ें लिखवा रहा हूँ वो मेरे भाई आपसे कह रहा हूँ कि नोट्स में लिखते जाइएगा, बाकी टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मैं टॉप तरीके से करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, बस जितना लिखवा रहा हूँ उतना लिखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस जो है 2018 का वो कहाँ पे होस्ट हुआ था? तो वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस जो है वो वैनकूवर, आए भाई टाइपिस्ट भैया इसको सही से लिखा करो, वो है कनाडा, कैनेडा नहीं है, कनाडा है, ठीक है। वैनकूवर कनाडा में जो है, कनाडा जिसे आप कहते हैं, वहाँ पे जो है वो हुआ था, जहाँ की हमारा यूथ जो है अभी बहुत सारा जम्मू का जाने की ओर प्रस्ताव कर रहा है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। इसी तरह से मेरे भाई रिस्पांस देते रहो, और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि लाइक वगैरह वीडियो को कर दिया करो, और नए जो भाई जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलिए भाई, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता हुआ कि नेशनल फार्मर डे जो है वो किस व्यक्ति के जन्मदिन पे जो है वो मनाया जाता है, किस व्यक्ति की याद में आप कह सकते हैं वो मनाया जाता है, ठीक है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल फार्मर डे। इन्होंने ये भी बता दिया कब मनाया जाता है कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है मेरे भाई। और ये नेशनल फार्मर डे किसके ऊपर मनाया जाता है? जैसे देखो वो है ना जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनका बोलते हैं कि चिल्ड्रन डे उनके नाम पे मनाया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी के डेथ के डे पे शहीद दिवस मनाया जाता है। वैसे ही नेशनल फार्मर डे बताइए जल्दी से। तो चौधरी चरण सिंह वाले कितने हैं मेरे भाई? चौधरी चरण सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह वाले बिल्कुल सही। इनकी याद में कह सकते हैं आप कि नेशनल फार्मर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 23 दिसंबर को। डेट याद रख लो, डेट याद रख लो, 23 दिसंबर और चौधरी चरण सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हाँ, तो बात की जा रही है यहाँ पे 2018 की कि चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इसके जो है वो किसे अपॉइंट किया गया था? अब आप बोलोगे सर अब तो कहाँ 6-7 साल आगे पहुंच गए हैं, आप 2018 का करवा रहे हो। नहीं भाई सुनो, ये 2018 का इसलिए है क्योंकि वहां पे इंडियन बना था हमारा चीफ। कौन बना था? हमारा भारत का बंदा बना था, इसलिए जो है ये बात आ रही है 2018 की। तो इसको हम किस में काउंट करेंगे? इसको हम स्टैटिक जीके में काउंट करेंगे मेरे भाई। किसमें? स्टैटिक जीके में काउंट करेंगे, ठीक है। तो कौन था वह 2018 का? सॉरी, तो गीता गोपीनाथ, ऑप्शन नंबर बी। अरे रघुराम राजन नहीं मेरे भाई, रघुराम राजन नहीं, गीता गोपीनाथ, ठीक है। ये बनी थी चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडियन मॉनेटरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक है। अब भी, ठीक है, याद रखिए, अगर बात की जाए कि 2024 जो वर्ष है, 2024 में IMF का इकोनॉमिस्ट चीफ कौन है, तो लिखिए मेरे भाई, पेरी ओलिवर। कौन है? पेरी ओलिवर जो है ये 2024 का है। 2018 ये मत सोचिए कि बहुत पीछे का, ये इसलिए है क्योंकि हमारा जम्मू का, ओ जम्मू, वो यार जम्मू घुस गया हुआ अंदर, ठीक है, ये हमारा इंडिया का था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क इज नॉट लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में कौन सा जो पार्क है इनमें से नहीं है? एक चीज ध्यान रखो, लद्दाख को ना अब अलग रखना, ठीक है, लेह लद्दाख जो है उसको अलग रखना। कहीं लद्दाख को इसके बीच में घुसाते फिरो कि लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का पार्ट है, भाई नहीं ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते 2019 के उसको, ठीक है, 370 के टूटने को, वो सब नहीं चलेगा। याद रखो, लेह लद्दाख अलग कर दो, ठीक है, उसके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर भी दे दिया बहुत सारे भाइयों ने। तो हेमिस नेशनल पार्क जो है, बहुत बढ़िया, हेमिस नेशनल पार्क, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये कहाँ पे आता है? ये आता है लद्दाख में, ठीक है। और कौन सी रिवर के बैंक पे है? ऑन इंडस रिवर। कौन सी? इंडस रिवर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो इंडस रिवर पे है, हेमिस नहीं आएगा। अब चलो बात करते हैं, इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं हेमिस का, तो इसमें पाया क्या क्या जाता है, ये फेमस किस लिए है और ये कब बनी थी? सबसे पहले कब बनी थी? ठीक है, तो 1981 में, ठीक है। फेमस किसके लिए है?
तो स्नो लेपर्ड जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? लेपर्ड, स्नो लेपर्ड जो है वो पाए जाते हैं यहाँ पे। फिर इसके सिवा एशियाटिक आइबेक्स पाए जाते हैं, एशियाटिक आइबेक्स पाए जाते हैं। फिर तिब्बतन वॉल्फ पाए जाते हैं। ठीक है, तिब्बत के वॉल्फ पाए जाते हैं। बाकी लोमड़ियाँ, बेड़ लोमड़ियाँ वो सब तो, रेड फॉक्स पाई जाती है, ये याद रख लो। ठीक है, बस इतना सा याद रखो। स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, 1981 में बनी है, लद्दाख में है, इंडस रिवर के किनारे पे है। बस इतनी सी कहानी इसकी याद रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, स्विमिंग, स्विमिंग कहाँ से आ गया मेरे भाई इसमें? बाकी ये जो है ये जम्मू कश्मीर की हैं, इनको टाइम है अभी हमारे पास बहुत, आज तो जस्ट स्टार्टिंग है अभी हमारी, धीरे धीरे मेरे भाई सब जो है वो कवर करते हुए चलेंगे। चलो भाई, अब हम चलते हैं सूर्य देवता की ओर, सन की ओर। ठीक है, जो कि हमारा आदित्य L1 जो है हमें वहाँ पे लेके जा रहा है। तो आदित्य L1 इन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ से लॉन्च हुआ है, श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अब इन्होंने ये पूछा है कि ये जो है ये इंडिया का फर्स्ट मिशन है जो कि किसकी स्टडी करेगा। ठीक है, ये किसकी स्टडी करेगा? मुझे लग रहा है भाई ये ना ऑप्शन वो वाले आ गए हुए हैं यहाँ पे, वो जो पीछे था एक जिसमें मैं आपको बता रहा था, ट्रिक बता रहा था प्लेनेट की, है ना, मरकरी, वीनस, ऑप्शन ए बी, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। तो ये किसकी स्टडी करने के लिए भेजा था आदित्य L1? ये भेजा हुआ है सन की स्टडी करने के लिए। ठीक है, सन की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 जो है वो भेजा हुआ है, या आप कह सकते हैं सोलर एटमॉस्फेयर के लिए। डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस क्या दिए रहेंगे। तो सोलर एटमॉस्फेयर की ऑब्जर्वेशन के लिए ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, सोलर एटमॉस्फेयर की ऑब्जर्वेशन के लिए। लॉन्च डेट लिख लो, लॉन्च डेट लिख लो। डेट क्या है? 2 सितंबर, 2 सितंबर 2023 को जो है वो लॉन्च किया गया था। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? चलिए, इसके सिवा एक एडिशनल क्वेश्चन आपसे सूर्य देवता की ओर से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर बताइए सन की कौन सी है? ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। डेली 1-2 क्वेश्चन आपको भाई होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, घर से जो आपको काम मिलता था ना स्कूल में 7th 8th 5th 4th क्लास में, वैसे ही होमवर्क यहाँ भी मिलेगा। इनको क्या करना, आपको गूगल से देखिए, किताबों से पढ़िए, जैसे भी कीजिए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्लास होने के बाद। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? और दूसरा क्वेश्चन सुनो कि गैसेस कौन कौन सी पाई जाती हैं सन में? मेन बता दो, मेन गैसेस, मेन 2 गैसेस हैं, ठीक है, जो पाई जाती हैं, वो बता दो, उनके नाम बता दो। चलिए यार ये क्या बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज। जो मोस्ट कॉमन, मतलब कह सकते हैं कि कॉमनली यूज होता है किसके लिए? पानी को साफ करने के लिए, सिंपल सा, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, फिनाइल। हाँ भाई फिनाइल से कौन कौन पानी साफ करता है? ठीक है, देखो मान लो हमने पानी जो है कहीं का थोड़ा बहुत उसमें कोई गड़बड़ है, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक नहीं आ रहा पानी, तो उसको जो है हमने साफ करने के लिए, यहाँ पे आरओ का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है भाई, अगर आरओ का ऑप्शन दिया होता तो आरओ लिख देते आप। ठीक है, फिनाइल कौन कौन यूज करता है मेरा भाई? बताइए जल्दी से, पानी को साफ करने के लिए। क्लोरीन कौन करेगा? अल्कोहल वाला तो नहीं है कोई जो जो पानी को शुद्ध करने के लिए अल्कोहल उसमें डालता हो, है? डिस्टिल्ड वाटर, इसको रहने दीजिए, ये बैटरियां होती है ना इन्वर्टर की बैटरियों में डलता है डिस्टिल्ड वाटर, या फिर रेन का जो वाटर होता है उसको अगर इकट्ठा करके रखो तो वो डिस्टिल्ड वाटर बनता है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं मेरे भाई, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, चलता है सब चलता है। ठीक है, बस लिमिट में चलो, सब कुछ अलाउड है। ठीक है ना, साथ साथ में पढ़ो, साथ साथ में मौज मस्ती करो, कोई इशू नहीं है। चलो, तो उम्मीद करूंगा कि ऑप्शन सी वाला कोई भाई ना हो मेरा भाई, जो कि पानी को साफ करने के लिए उसमें अल्कोहल डालता हो, सभी जो है वो क्लोरीन वाले ही हों। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हाँ बोल दीजिए, आपका जो भी डाउट है बोल दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं, अगर आप कहीं ऐसी जगह गए यहाँ टैप से पानी आता है, नल जो होते हैं ना,
नल से पानी आता है कई जगहों पे, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही वो पानी निकलता है ना वो वाइटिश जैसा होता है। एक तो उसमें फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट रहता है कि एयर की वजह से जो है वो बबल्स जनरेट होते हैं, तो वो कुछ देर के लिए पानी वाइट होता है। और दूसरा जो है वो वाइट पानी जो दिखता है हमें सफ़ेद सफ़ेद, वो उस वजह से रहता है कि क्या बोलते हैं इसको, क्लोरीन जो है वो ज़्यादा डाला होता है इसमें, ठीक है। क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण भी वाइट दिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो ये रहा मेरे भाइयों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कल फिर से तैयार रहिएगा, कल फिर से सेम टाइम पे सभी दोस्त जुड़ जाइएगा। एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेट होंगे वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे टाइम से, ठीक है। तो वहाँ पे पता चलता जाएगा आपको डेली क्लास जो है वो कितने बजे हो रही है, कहाँ हो रही है, जो भी कुछ होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी जल्दी आंसर आ रहे हैं भाई। आरओ में कोई ब्लीचिंग नहीं होता, बस फिल्टर से थोड़ा सा। अरे मैं तो वैसे बोल रहा हूँ भाई, मजाक के लिए बोल रहा हूँ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ आरओ में डालते हैं क्लोरीन, मैं तो बस ऐसे बोल रहा हूँ कि आरओ ऑप्शन में नहीं है। अगर आरओ होता तो हम सीधा आरओ पे टिक करते, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ गए आप। ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा, ये बात हो रही है यहाँ पे किसकी, फूलों की। ये कौन से फूल हैं जो आप फरवरी के महीने में बांटते हो ना, फरवरी के महीने में वो कौन से दिन आते हैं, 7-8, 1 मिनट यार थोड़ा सा टोलूं, हाँ। तो उन दिनों में जो बांटते हो ना, ये वही वाले फूल हैं। तो जो फीमेल फ्लावर होता है ना, मान लो ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है और एक ये फ्लावर है। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ भाई, मेरी ड्राइंग पे, मेरी राइटिंग पे कोई भाई ना ही जाए तो अच्छा है क्योंकि मैं बहुत सुंदर राइटिंग लिखता हूँ और बहुत ही अच्छी ड्राइंग है मेरी चलिए, क्लियर। ये जो है ये फीमेल फ्लावर है, ये जो है ये वाला मेल फ्लावर है। तो होता क्या है, ये जो है ये है एंथर, ये वाले हैं एंथर, और ये है स्टिग्मा, या फिर जिसे हम कह सकते हैं फीमेल ओवरी। तो इसके ऊपर जो छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, इनको इस तक जो प्रोसेस आता है, ये जो यहाँ तक आते हैं, जिससे फिर ये फर्टिलाइज्ड होते हैं, ठीक है, जिनसे इनकी आगे जनरेशन बढ़ती है। तो वो जो है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। बहुत बढ़िया, आंसर तो बहुत सारे बच्चों ने दे दिया था, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार ऐसे कि बताइए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो पॉलिनेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या जिनकी वजह से पॉलिनेशन हो जाता है। कौन कौन से, हवा लिख लो भाई, हवा चलेगी, अगर इधर से जोरदार हवा चलेगी तो ये उड़ेंगे, इधर से फूल पत्तियाँ, इसके जो भी है मटेरियल उड़ेगा, यहाँ पे आके पड़ जाएगा, हवा से हो गया। दूसरा नंबर वर्ड से लिख लो, पक्षी होते हैं ना हमिंग बर्ड जैसे, वो एक फूल पे बैठते हैं, कभी दूसरे फूल पे, कदे इधर मुंह मारना, कदे उधर मुंह मारना, तो वही हिसाब है, इधर उधर मुंह मार रहे हैं, ठीक है, तो उनसे होगा। तीसरे नंबर पे आ जाएंगी बीज, मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ भी कभी एक फूल से रस चूसेंगी, कभी दूसरे पे, चलती रहती है ये दुनियादारी, ठीक है। तो बस ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है ये होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। तो ये थी मेरे भाइयों आज की क्लास। एप्लीकेशन फॉर्म में एजुकेशनल डिटेल्स और कैटेगरी इशू डेट में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट है, सो व्हाट कैन आई डू। अगर फॉर्म देखिए, कोई भी अगर आप फॉर्म भरते हैं एग्जाम का, उसमें अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है मेरे भाई, तो रुकिए, जब वो उसकी लास्ट डेट्स आएंगी ना, उसके बाद वो 1-2 दिन एडिटिंग का ऑप्शन देते हैं, ठीक है, एडिट करने का ऑप्शन देते हैं, वो कॉर्नर खुलता है 1-2 दिन के लिए। उसमें में भी अलग से 200-250 रुपये 300 रुपये आपको देना पड़े, तो वो देइए और कर लीजिएगा एडिटिंग, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। बट ध्यान रखिए कि फॉर्म भरते समय थोड़ी सावधानी बरतिए, ऐसा ना हो। कि बताइए आदित्य L1 जो है, आदित्य L1 मिशन जो था वो किसकी स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है, किसकी स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था। जल्दी से जो है अपना आंसर आने दीजिएगा, जो कि लास्ट क्लास में करवाया है। तो इससे ये होगा कि पता चलता जाएगा कि आप बच्चे जो हैं वो साथ साथ में रिवीजन भी कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आदित्य L1 जो था वो किसके रिलेटेड था, ऑप्शन ले लो सन, ऑप्शन बी ले लो मून, ऑप्शन सी ले लो अर्थ, ऑप्शन नंबर डी है मार्स। लो और इजी कर दिया आपके लिए, तो जल्दी से बता देंगे सभी दोस्त। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द मानस टाइगर रिजर्व सिचुएटेड, मानस टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, गुड इवनिंग।
तो मानस टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? आंध्रा, कर्नाटक, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। सभी दोस्त जो है वो एक रफ नोटबुक लेके बैठिएगा साथ में नोट्स बनाने के लिए। अदरवाइज अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं साथ साथ में तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बाद में बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं मानस की, तो ये कहाँ पर है मेरे भाई? ये है असम में, जो कि ऑप्शन नंबर सी जहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। असम में ये स्थित है। असम में इसके सिवा और भी बहुत सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट पार्क्स हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, नाम लिखते जाइएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। ये फेमस किसके लिए है? वन ऑन्ड, एक सिंग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। गैंडे को क्या बोलते हैं? राइनोसोरस, ठीक है। राइनो भी सिंपल आप लिख सकते हैं। दूसरा एक और लिखिए यहाँ पे, वो है दिब्रू साइखोवा, ठीक है। और एक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने के चांस हैं, वो है ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? जो मानस की है, ये मानस जो है ये टाइगर के लिए जाना जाता है, इतना याद रखिएगा। इसके सिवा बात करते हैं मेरे भाई, कर्नाटक ऑप्शन में दिया हुआ है, कर्नाटक से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि कर्नाटक में भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो कर्नाटक के इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? एक तो आ जाएगा नागरहोल, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? नागरहोल टाइगर रिजर्व, ठीक है। नागरहोल टाइगर रिजर्व यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर का लिखिए मेरे भाई, एक मिनट, जस्ट मिनट है, हाँ। तो इसके बाद लिखिएगा बांदीपुरा, लिखिए। दूसरा नंबर पे लिखिएगा बांदीपुरा और अंशी नेशनल पार्क, ठीक है। ये जो है ये आ जाएंगे कहाँ के? कर्नाटक के। आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है, तो आंध्र प्रदेश के भी कुछ जो है हम इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। आंध्र प्रदेश का एक ही नाम लिख लीजिए नेशनल पार्क में आप, नागा अर्जुन श्री सलीम, ठीक है। नागा अर्जुन श्री सलीम जो है ये सेंचुरी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह बच जाएगा किसी भाई को, तो वो भी आप बता सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन अवर नाइट स्काई? हमारी नाइट स्काई जो होती है, रात का समय होता है, उस टाइम सबसे ज़्यादा चमकीला तारा जो है वो कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा चमकीला तारा, यहाँ पे ब्राइटेस्ट पूछा गया, ठीक है। वीनस जो है वो एक प्लेनेट है, वीनस भी चमकता है, बट सबसे ज़्यादा नहीं चमकता है। बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर वीनस भी होता है, बट नहीं। साथ साथ में ट्राई कीजिएगा मेरे भाई, जिन जिन भाइयों को आंसर्स मालूम हो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी देते जाएंगे, बहुत बढ़िया। तो सबसे ब्राइटेस्ट जो है वो कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा सीरस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। सीरस को एक और नाम से जानते हैं, डॉग स्टार। क्या नाम से जानते हैं? डॉग स्टार। इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। ये है ब्राइटेस्ट इन स्काई एट नाइट, ठीक है। रात को ये सबसे ज़्यादा चमकीला सितारा माना जाता है। इसके सिवा ये दो सितारे जो और हैं, एक है कैनोपस और एक है बेगा, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CA लिखिए, इसकी स्पेलिंग में CANOPUS, ठीक है। ये जो बेगा है, इसकी बात की जाए तो ये नॉर्थ कॉन्स्टलेशन, जो नॉर्थ के कॉन्स्टलेशन है ना, कॉन्स्टलेशन क्या होता है मेरे भाई? एक सितारों का, आप कह सकते हैं तारों का, स्टार्स का ग्रुप, ठीक है, जो कि कोई पैटर्न बना रहे हो और उनका कोई नाम हो। याद रखिए, कॉन्स्टलेशन किसे कहा जाता है? स्टार्स का एक ग्रुप होता है जो एक पैटर्न बनाते हों और उनका कोई नाम हो, जैसे अर्सा मेजर हो गया, पोलर बियर, ग्रेट बियर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो वेगा जो है ये नॉर्थ कॉन्स्टलेशन में सबसे ब्राइटेस्ट है, और कैनोपस जो है ये साउथ कॉन्स्टलेशन में सबसे ब्राइटेस्ट होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है आंसर रहने वाला है। इन सभी के कंपैरेटिवली सीरस जो है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज एज बिग एज आवर अर्थ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये प्लेनेट जो है ना, इसका जो आंसर है, ये एग्जामिनर्स का आप कह लीजिए कि फेवरेट टाइप का है। एग्जामिनर मोस्टली इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है कि वह दूसरा ग्रह बताइए जो हमारी धरती के जितना ही लगभग, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली पॉइंट के हिसाब से भी सेम है, नहीं, अप्रॉक्सीमेटली लगभग सेम है,
जैसे बोलते हैं ना ये दो जुड़वा लगते हैं, ये कुछ दोस्त होते हैं ऐसे, अगर कोई अननोन बंदा उनको देखा बोलेगा ये दोनों जुड़वा भाई लगते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि वो सब चीज़ों में सेम होंगे, बट लगते हैं थोड़े बहुत ही। तो वैसे ही कौन सा प्लेनेट है जो धरती की तरह बड़ा है या धरती की शेप और साइज का है? तो इसमें मेरे भाई आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, इसे अर्थ का अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम है, वीनस जो है ना इसे बहुत सारे नाम है। एक तो अर्थ ट्विन हो गया, दूसरा लिखिए इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, तीसरा लिखिए इवनिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। एक और लिखिए प्रेशर कुकर भी कहते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर भी कहते हैं। एक और लिखिए ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप कह सकते हैं वीनस के रिलेटेड, जिनसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए, मैं ये चीज़ बार बार बोलता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर पढ़ा रहा हूँ तो आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। अगर इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आपको फिर भी डाउट रह जाए तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी के क्लोज है, ठीक है। मिल्की वे एक गैलेक्सी है, उसके क्लोजेस्ट कौन सी गैलेक्सी है? अगर पूछ लिया जाए हमारी जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम कौन सी गैलेक्सी में सर्वाइव कर रहे हैं, अर्थ कौन सी गैलेक्सी में आता है, तो अर्थ जो है ये मिल्की वे गैलेक्सी में आता है, ठीक है। तो अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी में आएगा। तो मिल्की वे गैलेक्सी की पड़ोस में कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है, ठीक है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी के पड़ोस में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ अवर अर्थ, हमारी जो धरती है इसकी शेप कैसी है? इसके ऊपर ना बहुत सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी होते हैं कि इसकी कैसी शेप है, गोल है, ओवल है, अंडे के आकार की, कैसी है, ठीक है। तो बेसिक जो एक टर्म इसके लिए यूज होती है ना वो होती है जियोइड, ठीक है। जियोइड करके ये एक टर्म यूज होती है स्पेशली अर्थ की शेप को लेके, ठीक है। अर्थ शेप जो है अगर सिंपल वर्ड में जियोइड दिख जाए तो ये अर्थ के शेप के लिए मेंशन की गई है टर्म। दूसरा नंबर ऑप्शन से देखते हैं, फ्लैट बिल्कुल नहीं है, धरती फ्लैट नहीं है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर भी नहीं है, ठीक है। ऑब्लेट, ऑब्लेट स्फीयर, चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद है कैसी, परफेक्ट हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर भी नहीं आएगी। देखिए ये इसका ना किस तरह से आप कह सकते हैं कि मैं कैसे समझाऊं आपको, इर्रेगुलर टाइप की शेप है इसकी, ठीक है। अर्थ की इर्रेगुलर टाइप शेप है, इर्रेगुलर टाइप शेप है। ये पूरी गोल नहीं है, पूरी स्फीयर नहीं है, ये आप कह सकते हैं थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके इस टाइप से है, ठीक है। ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दी, बट इस टाइप से जो है, क्लियर है यहाँ तक। इसके सिवा अर्थ के रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं डिस्टेंस को लेके। क्वेश्चन क्या बनते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं डिस्टेंस को लेके कि नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस जो है वो कितना आता है। तो नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर जो है ये नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस है, जो कि लॉन्जिट्यूड होगा, लॉन्जिट्यूड वे में होगा, मतलब इस टाइप से, ठीक है। और अगर बात कर ली जाए ईस्ट टू वेस्ट में इसके डिस्टेंस की, ठीक है, तो ये होगा 2933 किलोमीटर, ठीक है, जो कि कैसा होगा, लैटिट्यूड होगा। लैटिट्यूड कैसा होता है, लेटा हुआ, इस टाइप से। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो बता सकते हैं। साथ साथ में सभी दोस्त आंसर देते जाइएगा। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ देखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। जो कुछ फ्री वाले पीडीएफ्स रहते हैं कुछ बीच में, वो आपको वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। कुछ पेड पीडीएफ भी होते हैं जो कि प्रैक्टिस सेट के बेस्ड पे होते हैं, तो वो भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एक मिनिमल सी कॉस्ट होती है, छोटी सी कॉस्ट पे हम रखते हैं, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सब अपडेट मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई लिंक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑल दी प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन विच मैनर, सभी जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के इर्द गिर्द किस ऑर्बिट में घूमते हैं या किस मोशन में घूमते हैं, ठीक है। मैनर का यही मतलब है यहाँ पे। तो वो जो है सर्कुलर घूमते हैं, गोल में, या फिर रेक्टेंगुलर, या फिर प्रोजेक्टाइल, या फिर एलोंगेटेड। ओहो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्टली बच्चे जो हैं 90% तो गलत करने वाले हैं।
मुझे गलत साबित कर दो कि भाई 90% इसका आंसर गलत नहीं करेंगे। आंसर आने दो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, मेरे को गलत साबित करके दिखा दो कि इसका आंसर आप सही दे सकते हो, जल्दी से जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक भाई ने गलत साबित कर दिया मेरे को। ठीक है, तो लिखिए इलिप्टिकल पाथ जो है, इलिप्टिकल पाथ जिसे कि एलोंगेटेड ऑर्बिट भी कहा जाता है। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ है जिसे कि एलोंगेटेड ऑर्बिट भी कहा जाता है। सभी प्लैनेट जो हैं वो इस मूवमेंट पे, या आप कह सकते हैं इस मैनर में सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। मेरे भाई आपको मैं डाउट क्लियर करता हूँ, रुको एक मिनट। ठीक है, इस मूवमेंट में घूमेंगे सूर्य के इर्द गिर्द। इसके सिवा वीनस और यूरेनस, मैंने आपको शायद कल बताया था ना, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सभी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, ये मान लो ये है सन। अब आपका क्या कहना है कि प्लैनेट्स जो हैं, अरे यार गोल गोल बन जा, गोल 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 गोल, हाँ, अब आपका क्या कहना है कि प्लैनेट्स जो हैं वो इस तरह से पूरे सर्कुलर में घूमते हैं। ठीक है, बट नहीं, प्लैनेट्स की आपने अगर ध्यान से देखी होगी, ठीक है, तो सर्कुल नहीं, वो इस टाइप से होता है, लंबा टाइप का थोड़ा। पता कैसे होता है, वो ऐसे खींचा हुआ होगा इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से खींची हुई होंगी ऑर्बिट जो होते हैं बने हुए, ऐसे ऑर्बिट्स होंगे, तो उन्हें हम जो है वो क्या कहते हैं, इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। मोस्टली आपको इलिप्टिकल पाथ वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हाउ मैनी मून्स डज दी प्लैनेट मार्स हैव। मार्स के पास कितने चांद हैं, मार्स के पास कितने चांद हैं। हर एक प्लैनेट पे ना अपने अपने चांद होते हैं, इन्हें नेचुरल सैटेलाइट भी कहा जाता है। जैसे बात करें हम धरती की, तो अर्थ पे कितने हैं, अर्थ पे तो एक ही है भाई। ठीक है, धरती पे एक है। तो बात करते हैं मार्स की, तो मार्स पे कितने आ जाएंगे मून, जल्दी से कोई बच्चा आंसर बताएगा जिसको मालूम होगा। तो मार्स में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 2 चांद हैं मार्स पे। कौन कौन से हैं, पहला है फोबोस, फोबोस, और दूसरा है डीमोस। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है डीमोस, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है। ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट मून है, सबसे छोटा चांद डीमोस है। अब बोलो कि सर स्मॉलेस्ट तो बता दिया, लार्जेस्ट भी बता दो, तो लार्जेस्ट भी लिख लो मेरे भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लार्जेस्ट जो है ये है गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड, या फिर गायनामेड बोलते हैं, गैनीमीड बोलते हैं, जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस कर सकें, स्पेलिंग याद रख लीजिए बस, मेन जो बात है। ठीक है, तो ये है सबसे लार्जेस्ट। तो बात करें कि सर ये आता कौन से ग्रह में है, यूपिटर में आता है, सैटर्न में आता है। चलिए ये आपका होमवर्क है कि बताइए कि ये सैटर्न में आता है या फिर यूपिटर में आता है। इन दोनों में ऑप्शन भी दे रहा हूँ, 50-50 करके बता दो कि गैनीमेड जो है ये कौन से प्लेनेट में आता है। इसके सिवा अगर पूछ लें, अगर और क्वेश्चन पूछ लें कि सबसे ज़्यादा चांद किस पे हैं, मोस्ट किस पे हैं, सबसे ज़्यादा किस पे हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा सैटर्न। ठीक है, और उससे कम सेकंड नंबर पे वो आ जाएगा यूपिटर। बट चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन वो ना पूछें, क्यों, क्योंकि सैटर्न और यूपिटर ना ये एक टाइप की इनकी रेस लगी रहती है। ठीक है, 19-20 का आंकड़ा रहता है, कभी सैटर्न पे ज़्यादा हो जाते हैं, कभी यूपिटर पे ज़्यादा होते हैं, 1-2 1-2 2 4 ऐसे ऐसे जो नए हैं वो मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये चांसेस नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इग्निशियस रॉक का एग्जाम्पल दिखाइए भाई, इनमें से इग्निशियस रॉक, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इग्निशियस रॉक का। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त आंसर देंगे। साथ साथ में इग्निशियस के साथ एक और चीज़ आती है, वो है सेडिमेंट्री। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये भी इंपॉर्टेंट आ जाएंगे साथ में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, चूना पत्थर जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, चाक आ जाएगा, ठीक है, और क्ले लिख लीजिए, क्ले आ जाएगी, ये आ जाएंगे सेडिमेंट्री के। अब बात करते हैं इग्निशियस की, तो इग्निशियस में क्या क्या आ जाएगा, ग्रेनाइट आ जाएगा, ठीक है, और डोरिटी आ जाएगा, डियोरिटी आ जाएगा। तो ऑप्शन में ग्रेनाइट जो है वो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो JKSS भी बालो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह के आंसर और इसी तरह की एक्यूरेसी मेरे भाई एग्जाम में बना के रखो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एकदम बोलते ना स्वाद आ गया, बस वैसी बात हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा एकदम।
और जब आप फाइनली अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में भी देख लोगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके साथ साथ सभी दोस्त जो हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, थोड़ा सा लाइक कर दो, 1 सेकंड के लिए लाइक कर दें। और जो कुछ नए भाई जुड़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बात करते हैं भाई सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर जो है वो कौन सी होती है? अर्थ एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर कौन सी होती है? आज फिर से आपको एक और छोटी सी जो है वो ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की। जैसे कल मैंने आपको बताई थी ट्रिक माई वेरी एजुकेटेड मदर वाली, वो थी प्लैनेट्स को याद करने की। अब लेयर्स को याद करने की ट्रिक लिखिए ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम। ये उल्टी पुल्टी सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, सेंस बने ना बने वो बात छोड़ो, बस याद कर लो, ठीक है, याद कर लो। क्लियर? तो ट्रस्ट मी इन दी एग्जाम जो है ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे हम याद कर सकते हैं। TR से सबसे पहले हो जाएगी ट्रोपोस्फियर, ST से स्ट्रेटोस्फियर, ME से मीजो, ये आइनोस्फियर होती है, बस इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। THE से थर्मोस्फियर, EXO से एक्सोस्फियर। क्लियर? तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं प्लैनेट्स को, ठीक है, इनकी लेयर्स को। तो अब इन्होंने बोला है कौन सा? सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर पे मेरे भाई देख लो, सेकंड नंबर पे कौन है? ST है, स्ट्रेटोस्फियर। तो ऑप्शन नंबर C मेरे भाई इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? स्ट्रेटोस्फियर जो है वो सेकंड लेयर हो जाएगी। ओके, एक और ट्रिक है, मैंगोज टू ईट। ओके, देखेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटिक ओशन से संबंधित है कि आर्कटिक ओशन जो है वो कौन से हेमिस्फीयर पे सिचुएटेड है? क्या आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है, साउथ पे है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे है या फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे है? जल्दी से सभी दोस्त आंसर आने देंगे। एक बार वर्ल्ड मैप अगर आपने सामने लगाया होगा ना, एक मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट मान लो, 10-20 रुपये का या 30 रुपये का वर्ल्ड मैप आएगा और 10-20 का ही 100 रुपये का मान लो वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप आ जाएगा। जहाँ पर भी मेरे भाई आप स्टडी करते हो वहाँ पर एक बार लगा लो अपनी आंखों के सामने, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ना आपके देखने से ही सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान पड़ेगा आपको, अच्छा आर्कटिक ओशन ऊपर है, अच्छा पैसिफिक नीचे है, अच्छा ये वाला ओशन इधर है। वो देखने से ही ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके बनते जाया करेंगे रोज ही, ठीक है। इतना से याद रखो। तो आर्कटिक जो है वो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर कौन सा हो जाएगा? ऊपर नॉर्थ हो जाएगा। तो नदरन हेमिस्फीयर जो कि ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ओशियंस को याद करने का भी एक बता दूं, एक छोटी सी ट्रिक आपको मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ट्रिक करते हैं भाई, ठीक है। तो जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें मेरे को याद हैं वो आपको बता देता हूँ। ये ट्रिक भी लगभग 8th-9th क्लास में मैंने याद की थी, मुझे याद है। हमारे भी एक सर थे, उन्होंने बताई थी। उन्होंने बोला था पैसा करके याद करो, पैसा, ठीक है। उन्होंने बोला था क्या लिखो? पैसा लिखो। हमने लिख लिया जी, पैसा लिख लिया। उन्होंने बोला पी के, पैसा के पी से क्या आ जाएगा? पैसिफिक आ जाएगा। हमने बोला ठीक है सर। फिर उन्होंने बोला पैसे के ए से आ जाएगा अटलांटिक आ जाएगा। हमने बोला ठीक है सर, अटलांटिक भी लिख लिया। फिर पैसे के आई से इंडियन आ जाएगा, हमने इंडियन लिख लिया। फिर एस से सदर्न आ जाएगा, ठीक है, जिसे साउथ ओशियन बोलते हैं या सदर्न ओशियन बोलते हैं। फिर उन्होंने बोला कि पैसे के लास्ट वाले ए से आएगा आर्कटिक ओशियन। हमने बोला ठीक है सर, याद हो गए। इन सभी के आगे ओशियन लगा लेना, ठीक है, इन सभी के आगे ओशियन लगा लेना। अब ये साइज वाइज भी हो जाएंगे, साइज वाइज भी ये आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली ये इनको याद करना है, बट ये साइज वाइज हो गए हैं। सबसे बड़ा पैसिफिक, उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा इंडियन, उससे छोटा सदर्न और सबसे छोटा सारे गोलोनिक का आर्कटिक ओशियन। क्लियर है? ये एक और छोटी सी ट्रिक है आप सभी भाइयों के लिए मेरी तरफ से। और इसके बदले में आप सभी को क्या करना होगा कि रिवीजन करना है क्लासेस का डेली, क्योंकि मैं डेली जो है आपसे एक नया क्वेश्चन पूछा करूंगा, ठीक है। तो इसका रिवीजन आप करना है। यार इसमें लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है मेरे भाई? देखो सिंपल सा, 4 तो पूरे वो हैं, ठीक है, एक नॉर्थ में, 2 साउथ में, 3 इधर उधर, बस 2-4 की तो बात है। जहाँ तो हो ना कि कोई 20-25 चीज़ें हो तो उनमें हम करें, ठीक है। आर्कटिक आपको पता चल गया, सदर्न जो है वो साउथ, आगे बोला हुआ है सदर्न साउथ में होगा, ठीक है। बस छोटा मोटा एफर्ट मेरे भाई आपको खुद भी करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, आ जाओ। तो वेयर इज आइलैंड ऑफ शाचिल्स लोकेटेड? ये क्या है? सेचिल्स लोकेटेड, ठीक है। सेचिल्स का आइलैंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? सेचिल्स आइलैंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आंसर आने देंगे।
तो ये वेस्टर्न हाय 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 हाय, बोल दिया बोल दिया। तो ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन में है। कहाँ पे है? वेस्टर्न इंडियन ओशियन में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और लिखिए, पैसिफिक को मैं पीछे बताना भूल गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार ट्रेंच के ऊपर। ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच होती खाइयाँ, ठीक है। ट्रेंच जैसे जो श्रीनगर की तरफ चले जाओ आप, ठीक है, कश्मीर की तरफ चले जाओ, तो ऐसे बोलते हैं ना, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे रास्ते होते हैं और नीचे गड्ढे होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो उनको हम बोलते हैं खाई, देखो ये कितनी बड़ी है। वैसे ही उन्हें बोलते हैं ट्रेंच। तो वैसी ही खाइयाँ जो है वो समंदर के बीच में भी होती हैं। तो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है, डीपेस्ट, सबसे डीपेस्ट जो है वो कौन सी है? मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो है ये सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है मेरे भाई, सबसे गहरी खाई है, जो कि किस में आती है? पैसिफिक ओशियन में आती है। याद रख लेना, ठीक है। क्या कर लेना? याद रख लेना, नोट्स में अच्छे से जो है वो लिख लेना। बहुत बढ़िया, एक दो बच्चे ने आंसर भी दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरह से सभी दोस्त जो है वो आंसर भी साथ साथ में देते जाएं, तो बात ही कुछ और हो जाए फिर तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग कैन कॉज अ सुनामी? सुनामी जो है वो किसकी वजह से आती है? इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है, कौन सा ऐसा कारण है जिस वजह से सुनामी आती है? सुनामी आती कहाँ पे है? क्या लैंड पे आती है, हवा पे आती है, ठीक है, समंदर में आती है, धरती के नीचे, कहाँ पे आती है? सुनामी जो है वो आती है समंदर में, समुंदर में आती है, ठीक है। ओशियंस जो होते हैं ना बड़े बड़े, वहाँ पे आती हैं सुनामी। तो इनके रीज़न क्या है सुनामी आने का? टाइफून, ये खुद वैसे तूफान तूफान हो गया। ड्रॉट का कोई मतलब नहीं है। वॉल्केनिक इरप्शन ऑन लैंड, वॉल्केनो अगर इरप्ट होगा, ठीक है, फटेगा ज़मीन पे, तो उससे सुनामी का कोई लिंक है क्या? बिल्कुल नहीं है। सुनामी तभी आएगी जब एक मोशन बनेगा, मूवमेंट बनेगा, एक सिमिलर या फिर आप कह सकते हैं एक यूनिफॉर्म टाइप की मूवमेंट होगी, तब सुनामी आएगी। देखो आप सभी ने पता नहीं किया कि नहीं किया, बट मुझे लगता है पक्का किया होगा, 100% बच्चों ने किया होगा। एक बकेट होती है ना, बकेट में पानी भर लो इतना इतना, ठीक है, उसमें एक यूनिफॉर्म मोशन में एक तरह हाथ हिलाते रहो, ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहो धीरे धीरे, चाहे ऐसे ऐसे हिलाओ, ऐसे ऐसे ही हिलाओ, ठीक है। आप देखना थोड़ी देर के बाद वो कैसा हो जाएगा, पानी इस तरह से होने लग पड़ेगा, गोल 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 बवंडर जैसा बन जाएगा। तो वैसे ही आती है सुनामी। तो ये किस वजह से आती है? ये धरती पे जो अंडर, धरती के अंदर जो समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता ना, जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, इंडो प्लेट, ठीक है, ऐसे जब इन प्लेट्स की मूवमेंट होती है तो उस वजह से जो है वो सुनामी आती है। तो ऑप्शन नंबर ए, अंडर सी अर्थक्वेक जो है, ये रीज़न है सुनामी के पीछे के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करूंगा मेरे भाइयों कि मैं जो आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूँ, वो आपको अच्छे से समझ आ रहे हो, क्योंकि मेन मोटिव यही है कि जो भी आपको पढ़ाऊँ वो समझ आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। बस इतना सही मोटिव है और आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप बता दीजिए कि सर इस पोर्शन में आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो मैं बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि करूँगा ही करूँगा, ठीक है, उस पर इम्प्रूवमेंट करूँगा। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कीप्लैगो, ठीक है, जो है वो क्या है? आर्कीप्लैगो, व्हाट इज़ एन आर्कीप्लैगो? ये किस चीज़ की स्टडी है या क्या है? इसे क्या कहते हैं? इसका क्या मीनिंग है? ये आप बच्चे बताएंगे जल्दी से, जिन जिन भाइयों ने पढ़ा होगा। अरे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताना भूल गया, वापिस आ जाओ। अर्थक्वेक से रिलेटेड ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना भूल गया हूँ, रुको, याद आता है ना कभी कभी, ऐसे निकल जाती है दिमाग से। अर्थक्वेक के मामले में एक होता है रिचर स्केल। क्या होता है? एक रिचर स्केल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जब अर्थक्वेक आता है ना तो ये उसकी स्पीड मेज़र करता है, ये उसकी स्पीड मेज़र करता है, याद रखना। और इसके साथ ही एक और होता है, वो होता है मर्कली स्केल। मर्कली स्केल जो कि क्या मेज़र करता है मेरे भाई? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मेज़र करता है मर्कली स्केल। ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। स्पीड तो रिचर स्केल, मर्कली स्केल जो है वो इंटेंसिटी मेज़र करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कीप्लैगो का पूछा था मैंने कि ये क्या होता है। तो आर्कीप्लैगो मेरे भाई एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, सिंपल आप कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल एक ग्रुप ऑफ आइलैंड। देख लीजिए कौन सा है ऑप्शन यहाँ पे, मीटिंग ऑफ लैंड एंड सी नहीं, आर्किटेक्ट पैराडाइज, टाइप ऑफ चर्च, क्लस्टर ऑफ कलेक्शन ऑफ आइलैंड। बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जो भाइयों ने आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है
बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आर्किपेलागो को कहते हैं एन, लिख भी देता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, बस नोट्स बनाओ अच्छे से और टाइम से रिवाइज करो। एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, ये होता है आर्किपेलागो। चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉम्ब करंट। बॉम्ब करंट जो है वो कौन सा है। इनमें वार्म करंट का एग्जांपल बताइए। एक होते हैं वार्म करंट, एक होते हैं कोल्ड करंट। ठीक है, इनमें डिफरेंस देखिए। सबसे पहले लिखो वार्म करंट। तो जो वार्म करंट होते हैं ये कैसे चलते हैं, ये फ्लो करते हैं, फ्लो इक्वेटर टू पोल्स। ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। कैसे, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। ये मान लो अर्थ है, ये इक्वेटर जो है ये मीडियम में होता है ना, मिडिल में। ठीक है, और पोल्स जो है ये यहाँ पे होते हैं, सबसे ऊपर पे नॉर्थ पोल, सबसे नीचे पे साउथ पोल। जो वार्म करंट है वो यहाँ से इस तरफ को जाएंगे। ठीक है, पोल्स की तरफ जाएंगे या इस तरफ को जाएंगे। बट जो कोल्ड करंट होंगे, कोल्ड करंट होंगे वो पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे। ठीक है, कोल्ड करंट इधर से यहाँ की तरफ आएंगे, इधर से यहाँ की तरफ आएंगे। समझ आ गई ये चीज़, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्रुप और क्लस्टर ऑफ कलेक्शन ऑफ आइलैंड, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अरे अरे, इसका आंसर मैंने बताया क्या। हाँ हाँ, इसका आंसर तो रह गया। तो इसका आंसर लिखिए गल्फ ऑफ स्ट्रीम लिखिए। ठीक है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो है ये एक एग्जांपल है वार्म करंट का। गल्फ ऑफ स्ट्रीम के साथ एक और लिख लीजिए क्रोशियो। ठीक है, ये भी वार्म करंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच इज अ पार्ट ऑफ। सुंडा ट्रेंच, ट्रेंच क्या बताई मैंने आपको, खाई। सुंडा ट्रेंच जो है वो कौन से ओशियन का पार्ट है। जल्दी से आंसर आने देंगे सभी दोस्त एक साथ। एक चीज़ आपको बता दूं, देखो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें तुक्का लगाना पड़ जाता है। तो तुक्का भी लगाना हो ना तो बस ये सोचो कि जो कुछ अपना है, जो कुछ अपने पास का है उस पर तुक्का लगाओ। ठीक है, अगर सुंडा ट्रेंच है, तुक्का लगाना तो भाई इंडियन ओशियन देख लो या सदर्न ओशियन देख लो जो अपने आसपास है। पैसिफिक पे मत जाओ, अटलांटिक पे मत जाओ, आर्कटिक पे मत जाओ। अगर तुक्का लगाना इन केस अगर ज़रूरत पड़ रही है तो। ठीक है, वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको घबराओ मत। तो बात करते हैं सुंडा ट्रेंच की। तो सुंडा ट्रेंच जो है वो इंडियन ओशियन, बिल्कुल सही रहेगा, इंडियन ओशियन में आता है सुंडा ट्रेंच। क्लियर है, ये डीपेस्ट पॉइंट है इंडियन ओशियन का। इंडियन ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट भी है, याद रखो डीपेस्ट पॉइंट भी है। पैसिफिक ओशियन का मैं डीपेस्ट पॉइंट आपको बता चुका हूँ ना, मैरियाना ट्रेंच है। अटलांटिक का लिखो प्यूटो रिको, अटलांटिक का है प्यूटो रिको, और आर्कटिक का है ये कुछ मोलो है, मोलो होली कुछ। ठीक है, ये स्पेलिंग कंफर्म कर लेना, आई थिंक होगा तो सही बट फिर भी कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो ये इनके डीपेस्ट पॉइंट हैं सभी इन ओशियंस के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाइल रिवर फ्लोज इन। नाइल रिवर जो है वो कहाँ से बहती है। नाइल रिवर जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी रिवर है नाइल रिवर। क्लियर, चलिए तो बहती कहाँ से है, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से, ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर हो जाएगा, छोड़ दो ऑस्ट्रेलिया को। अमेरिका हो सकता है, एशिया में तो अपने है नहीं। ठीक है, अमेरिका और अफ्रीका इन दोनों में से एक आ सकता है। जल्दी से आंसर बता दो। एंड अफ्रीका और अमेरिका दोनों में से एक होगा, तो बताओ जल्दी से इन दोनों में से कौन होगा। कोई बच्चा बता दे, बहुत बढ़िया, अफ्रीका वाले बहुत बढ़िया। अफ्रीका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अफ्रीका से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, इसे कहते हैं क्या बोलते हैं उसको यार, रहस्यमय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। कैसा होता है ना, बर्ड खुद भी याद भूल जाते हैं कई बार। ठीक है, क्या बोलते हैं रहस्यमय को, याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बता दूंगा। इसे रहस्यमय वो कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, मिस्टीरियस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मिस्टीरियस, ठीक है, इसे कहते हैं मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट। मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट अगर पूछ लिया जाए कौन सा है, ठीक है, जब मिस्टीरियस कंट्री पूछ ली जाए तो वो अफ्रीका, उसके साथ आप टच कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। मुझे लग रहा भाई आपसे बादाम कोई लेने पड़ेंगे मुझे, आधा 1 किलो, अपनी याददाश्त थोड़ी तेज करनी पड़ेगी, दिमाग हल्का हो गया मेरा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, सब दोस्त आ जाओ।
लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एरिया वाइज कंट्री आपको मैंने कल बता दिए थे, ठीक है, कि कौन से सबसे बड़े हैं कौन से छोटे हैं, बता दिए थे कि नहीं बताए थे? रशिया, चाइना, यूएसए, फिर बोला था आपको ब्राज़ील, इंडिया, कनाडा, ये वो बताए थे ना। बहुत बढ़िया। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो हमारा एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट रहेगा। अफ्रीका नहीं, अफ्रीका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट नहीं होगा मेरे भाई, एशिया होगा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ ही इसकी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन भी है एशिया की। वर्ल्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, किस कॉन्टिनेंट की है, तो एशिया की है, ठीक है। कोस्ट लाइन क्या होती है? कोस्ट लाइन होती है जो समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है, ठीक है। जैसे अपना ये इंडिया है ना, तो अब ये यहाँ तक तो गुजरात महाराष्ट्र तक तो ठीक है, बट महाराष्ट्र से मुंबई से यहाँ से शुरू हो जाता है समंदर, तो इधर से समंदर है ना आगे सारा ही, फिर इधर चेन्नई जो है यहाँ तक भी समंदर है, तो ये वाला जो एरिया ना ये सब ये कोस्ट लाइन आ जाएगा, ठीक है, इसे हम कोस्ट लाइन कहेंगे। क्लियर है मेरे भाई? चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे बड़ा माउंटेन, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है मेरे भाई? जल्दी से, केनिया, एल्गोन, किलिमिंजारो, एटलस माउंटेन। बहुत बढ़िया, ये तो एक ना बहुत फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, ये फेमस टाइप का, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए मोस्टली बच्चों को कि अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। पीडीएफ देखो यार, जैसे अगर जो कुछ भाई जेकेपी की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए मैं बता दूं, जेकेपी की तो मेरे पास है पीडीएफ, बट वो पेड होगी, ठीक है, कुछ एक मिनिमम सा अमाउंट होगा, जिन भाइयों को लेनी होगी तो वो बता देना व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी एग्जाम्स के लिए जो पीडीएफ बनाऊंगा वो आपको व्हाट्सएप पे अपडेट दे दूंगा, ठीक है। जेकेपी वालों के पास है, उस पर प्रैक्टिस सेट रहेंगे, प्रैक्टिस पेपर टॉप लेवल के रहेंगे। कंटेंट पे यकीन रखो, कंटेंट आपको बहुत मस्त दूंगा भाई, ठीक है, कंटेंट आपको एकदम अच्छा दूंगा, बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो आते हैं अभी वापस अपनी क्लास पे। तो हाईएस्ट माउंटेन जो है अफ्रीका का वो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ, सी को पकड़ो, सी को मत जाने दो, चीक टमाक डमडम। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, माउंट किलिमंजारो। कौन सा? माउंट किलिमंजारो बिल्कुल सही रहेगा, अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, मरुस्थल जो है, रेगिस्तान जो है वो कौन सा है? वर्ल्ड का तो मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे को बताओ इंडिया का, ठीक है, आप मेरे को क्या बताओ? इंडिया का बताओ कि इंडिया का जो है वो कौन सा है। आप एक बैच स्टार्ट करो जिसमें सब टॉपिक सिलेबस कंप्लीट करो, आई श्योरली पेड फॉर जेके। देखते हैं मेरे भाई, अभी मैं अकेला हूँ, थोड़े मेरे को सहयोगी मित्र मिल जाएं, पढ़ाने वाले दूसरे सब्जेक्ट्स भी, तो डेफिनेटली आपके लिए पेड क्या फ्री बैच स्टार्ट कर देंगे यार, पेड की क्या ज़रूरत है, फ्री कर देंगे, बट देखते हैं अभी टाइम के साथ, ठीक है ना। तो इंडिया का मेरे को बताओ, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो कौन सा है, और उसके साथ साथ वो डेजर्ट जो है वो किस स्टेट में पड़ता है? स्टेट भी बता दो, स्टेट भी बता दो, चलो जल्दी से स्टेट भी बता दो जल्दी से। तो थार डेजर्ट जो है ये आंसर नहीं है, ये इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है जो कि राजस्थान में आता है, ठीक है। सहारा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, सहारा डेजर्ट जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट रहेगा। कौन सा? सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल एकदम कड़क और सही जवाब हो जाएगा। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आंसर आने दीजिए मेरे भाई सभी दोस्त इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पीक ऑफ नेपाल, दिए गए ऑप्शन में कौन सा एक माउंटेन है जो नेपाल में नहीं है? ये ना सूझबूझ के साथ आंसर दीजिएगा इसका। मैंने आपको क्या चीज़ बोली है कि अपने आसपास का देख लिया करो, ठीक है ना। जैसे बात अगर देशों की चल रही है तो इंडिया से पूछा जाएगा, बात अगर नदियों की चल रही है तो गंगा से पूछा जाएगा, अगर हम JKSSB के पेपर दे रहे हैं तो बात जम्मू कश्मीर पे आके रुकेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, एकदम सही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को पकड़ने वालों दिल को पकड़ के बैठो, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। K2 इज़ द राइट आंसर है। K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है ये इसका सभी बच्चों को मालूम होगा कि ये नेपाल में है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
धौलागिरी जो है ये रेंजेस हैं, ये भी नेपाल में आ जाएगा। धौलागिरी के साथ साथ अन्नापूर्णा जो हिल्स हैं ये भी नेपाल में कवर होगा। गॉडविन ऑस्टिन जो है, एक चीज़ और ध्यान रखो, ये जम्मू कश्मीर में, ऐसे किताबी भाषा में तो जम्मू कश्मीर में है, बट होगा ऐसा कंफ्यूजन नहीं कर देगा, जो भी एग्जामिनर होगा कंफ्यूज नहीं करेगा, पीओके वहाँ ऑप्शन में नहीं देगा। अगर ऑप्शन में आपको पीओके मिले तो जम्मू कश्मीर की जगह पीओके पे टिक करना। ध्यान से सुन लो, अगर बात कर रहे हो K2 गॉडविन ऑस्टिन की, ऑप्शन में आपको पीओके अगर मिल जाता है तो पीओके पे टिक करना मेरे भाई। अगर पीओके नहीं मिलता है तो जम्मू कश्मीर में करना। पीओके क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो जो एरिया है पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया हुआ है, ये K2 जो है ये वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो अभी तक तो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है कि पीओके जो है वो इंडिया का पार्ट है, जल्द ही हो जाएगा, उम्मीद है, हो भी जाना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है आप सभी को दोस्तों को यहाँ तक सब चीज़ें। तो आज की क्लास के जो क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं ख़त्म। इसके सिवा किसी भाई को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। बाकी सभी जो है ना ये नेपाल में ही हैं। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, ये नेपाल की ही हैं, चोटियाँ छोटी मोटी। ठीक है, साउथ वाली साइड अन्नपूर्णा, हाँ मेरे को अब लगा पता, अन्नपूर्णा पे आप क्यों बोल रहे हो। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये साउथ वाले नाम तो नहीं दिख रहे आपको। ठीक है, ये साउथ वाले नाम लग रहे हैं। ठीक है, कि आप बोल रहे होंगे कि सर साउथ में होंगी, ये नेपाल में नहीं ना, ये नेपाल की ही हैं। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जिस काम के लिए मैं आपकी क्लास ले रहा था उसमें सक्षम रहा हूँगा, आपको समझा पाया हूँ, अच्छे से आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। इसके साथ साथ सभी दोस्त, अगर क्लास अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो सारे दोस्त एक बारी लाइक करो वीडियो की। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें एक बार, और जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना हुआ है आप सभी के लिए, फ्री है बिल्कुल, ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दीजिए इजाज़त इसके साथ मुझे। हाँ, कुछ जो बच्चे जेकेबी की पीडीएफ लेना चाहते होंगे मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ठीक है, तो उनको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। उसका थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं, 11 की 12 1 मिनट लूँगा आपका। ठीक है, जो मेरे पास अभी पीडीएफ है लेटेस्ट बनी हुई, 11 से 12 उसमें प्रैक्टिस सेट होंगे, 11 से 12 उसमें पीडीएफ में। बहुत ही एक मिनिमम सा चार्ज है, मान लो कि आपकी 3 बुक आ जाएंगी उस चार्ज में, जितने की उसकी कॉस्ट है उतने में 3 बुक्स आ जाएंगी। और मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बुक मत लीजिए, क्योंकि बुक से आप पढ़ेंगे नहीं, एक नंबर। दूसरा नंबर, उसमें टू द पॉइंट आपको वैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी और आप कंफ्यूज भी होंगे। उससे बेटर है सीरीज स्टार्ट कीजिए, 10 से 12 जो है 12 होंगे। हाँ, इसमें तो 12 मान लो कि 1200 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये एक अटैम्प्ट ले लो, जेकेपी का आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो कुछ डाउट रहेंगे वो सब हम टाइम के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो अब दीजिए इजाज़त। नोट्स नहीं प्रोवाइड कर सकता भाई। देखो, जो कुछ ऐसे होता है ना कि जो पेड कोर्सेज होते हैं उनमें टीचर्स होते हैं, टीम होती है, वहाँ बंदा नोट्स प्रोवाइड करेगा। यार यूट्यूब की क्लास है, मैं अकेला बंदा हूँ, 2-3 क्लासें कर रहा हूँ, तो नोट्स वगैरह का ना जो अभी सिस्टम नहीं है मेरे पास। जहाँ डिजिटल बोर्ड होता ना तो उस पर नोट्स जो है वो स्लाइड सेव होती जाती हैं, तो इस पर अभी मैं टैप पे करता हूँ, इस पर सेव नहीं हो पाती, तो इस वजह से जो है वो नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, नंबर लिख लो, 8899139815। एक चीज़ बता देता हूँ, फ़ोन मत करना गलती से भी, कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ठीक है, कि K2 माउंटेन जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा हूँ। ठीक है, K2 माउंटेन की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो क्या है, इसका आंसर बताइए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप सभी दोस्त जो हैं वो तैयारी अपनी करके आ रहे हैं कि नहीं। क्लियर, तब तक आपको आंसर दीजिए, तब तक छोटे सी इंट्रो दे दूं कि व्हाट्सएप का ग्रुप, जैसे कि आप सभी दोस्तों को मैं बताता हूं, ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कुछ बच्चे जेकेपी कांस्टेबल की पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट है, पेड है, जो कुछ बच्चे लेना चाहते हो, व्हाट्सएप का लिंक नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे उनको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप बुक की जगह आप उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो इसका आंसर देंगे सभी दोस्त। तो बढ़ते हैं तब तक हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आज की क्लास के। तो आंसर क्वेश्चन है, रोमांसिंग विद लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। रोमांसिंग विद लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ऑटोबायोग्राफी है, देखिए, एक होती है ऑटोबायोग्राफी, एक होती है सिर्फ बायोग्राफी। जो बायोग्राफी होती है वो होती है दूसरों के द्वारा लिखी हुई, जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो होती है खुद लिखी हुई। जैसे मैं रोहित वर्मा हूँ,
मैं अपने बारे में लिखूंगा कि मैंने यहाँ से अपनी एजुकेशन की, मैंने ये काम किया, मेरी ये अचीवमेंट्स हैं। अगर मैं उसको खुद ही लिख रहा हूँ तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा, देव आनंद जो है इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। बट मोस्टली जो रोमांस के रिलेटेड हो गई, लव के रिलेटेड किताबें हो गई, वो चेतन भगत लिखते हैं। बट इसमें आंसर क्या रहेगा, देव आनंद जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अनाउंस्ड द प्लान टू अडॉप्ट चाइनीज युआन एज अ लीगल टेंडर। जैसे कि आप सभी को मालूम है मेरे भाई, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, हर कोई देश चाहता है कि हमारी करेंसी जो है वो इंटरनेशनल करेंसी के रूप में देखी जाए, उसमें ट्रेड हो। जैसे अगर इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे क्या देखा जाता है, डॉलर को देखा जाता है। ठीक है, यूएस डॉलर जो है उनको देखा जाता है, जहां भी ट्रेड होगा डॉलर्स में होगा। बट क्वेश्चन में बोला है कि चाइनीज युआन जो है, ये युआन चाइना की करेंसी है, इसको एज ए लीगल टेंडर इसमें ट्रेड करने के लिए कौन सा देश है जिसने इसे हाँ कर दी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा मेरे भाई, जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। जिम्बाब्वे वह देश है जिसने इसको हाँ की है। क्यों, क्योंकि चाइना जो है वो 40 मिलियन का लोन जो है जिम्बाब्वे पे माफ़ कर देगा। 40 मिलियन डॉलर्स का लोन है, ठीक है, उसको माफ़ करेगा, चाइना का ये कहना है। तो इस वजह से जो है हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सर चैनल ज्वाइन करने के बाद अब लाइव क्लास में पता नहीं चलता है और किस ऐप से लाइव होते हैं, और आप किस ऐप से यूट्यूब पे ही क्लास होती है मेरे भाई। देखिए आदिब हुसैन ये हमारे चैनल के मेंबर हैं, मोस्ट वेलकम मेरे भाई। देखिए आपको अगर जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आती है, जो जिनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जहाँ तो अपना व्हाट्सएप यूट्यूब जो है वो अपडेट कीजिए। ठीक है, अदरवाइज चैनल में सब्सक्राइब करेंगे, उसके साथ एक बेल का आइकन बना होता है। ठीक है, ऐसे घंटी जैसी एक बनी होती है, तो उस घंटी को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ऑल पे कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप ऑल पे करेंगे तो सभी आपको नोटिफिकेशन जो है उस चैनल के आते जाएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगट बाय सौरभ दग्गल इज। सिंपल सी बात में अगर बोलूँ तो बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगट जो है वो किस नाम से है। ठीक है, इनकी जो बायोग्राफी है, हर एक बायोग्राफी का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है जो कि सौरभ दुग्गल के द्वारा लिखी गई है। सौरभ दुग्गल के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट वेलकम सभी दोस्तों को, हेलो हाय नमस्कार सभी को। ठीक है, तो चलिए क्लास पे अभी फोकस कीजिए जल्दी से। तो महावीर सिंह फोगट जो है, इनकी बायोग्राफी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मेरे भाई का। तो आंसर जो है वो आप सब दोस्त भी साथ साथ में देते जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी दंगल जो है, दंगल बिल्कुल हो दंगल नहीं, अखाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अखाड़ा। यार मैं आपका ऑप्शन दे के ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अखाड़ा है मेरे भाई, दंगल नहीं है। ठीक है, अखाड़ा है। अखाड़ा इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि सौरभ दुग्गल के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन मेघालय स्टेट। ऑप्शंस में जो लैंग्वेज दी हुई हैं इनमें से मेघालय स्टेट में कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। ठीक है, इनमें कौन सी लैंग्वेज जो है वो मेघालय में बोली जाती है। चलिए जल्दी से आंसर आने दीजिए सभी बच्चे। देखिए जो कोई भी पर्सनल डाउट रह रहा है आपको आबिद मेरे भाई, तो व्हाट्सएप पे आप एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पे सब जो है आपकी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो मेघालय की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेघालय खासी और गारो जो हैं ये इनकी प्रिंसिपल लैंग्वेज हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है खासी, और इसके साथ ही लिखिए गारो। खासी जो है इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ये प्रिंसिपल लैंग्वेज हैं, प्रिंसिपल बोले तो मेन लैंग्वेज। ठीक है, ये प्रिंसिपल लैंग्वेज हैं मेघालय की। इसी के साथ बात करें तो मेघालय की कैपिटल की बात कर लेते हैं। जल्दी से आप सभी दोस्त जो हैं वो आंसर देंगे कि मेघालय की कैपिटल जो है वो क्या है। और मेघालय का एक फेस्टिवल का नाम भी बता दीजिए जो फेमस फेस्टिवल है मेघालय का। और इसके साथ साथ एक फोक डांस भी बता दीजिए, क्योंकि ये फेस्टिवल हो गई, कैपिटल हो गई, फोक डांसेस हो गए, ये किसका पोर्शन आएगा, ये आएगा स्टैटिक जीके का। ठीक है, तो डांस की बात करें सबसे पहले अगर, तो लोहो जो है मेरे भाई ये फोक डांस आ जाएगा मेघालय का। कैपिटल क्या आ जाएगी, शिलोंग जो है वो मेघालय की कैपिटल आ जाएगी। और बात करें इसके फेस्टिवल की, तो
वंगाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इसका फेस्टिवल आ जाएगा। वंगाला इसका मोस्ट फेस्टिवल फेमस है ये। क्लियर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। सभी दोस्त ट्राई कीजिए, साथ साथ में जो है वो आंसर्स देते जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाएगा मेरे भाई, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, डेफिनेटली जो आपका डाउट होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच नेम बिलोंग टू द रीऑन्ड फार्म साइंटिस्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सीधी सी बात की जाए, ठीक है, 100 बातों की एक बात कि बताइए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सौरभ पाल रामपुर, बहुत बढ़िया मेरे भाई, वेल डन, ठीक है। तो एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम सटीक और सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर फुल फॉर्म पूछ ले भाई, एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम पूछ लें तो लिख लो, ये फुल नेम लिख रहा हूं एम.एस. का, ठीक है, मानकोम्बू संभाबियन, ठीक है, ये फुल नेम है इनका। आगे स्वामीनाथन लिख लीजिएगा। क्लियर। इसके सिवा अगर क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा अगर हार्ड लेवल का बनाएगा तो वो पूछ लेगा कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ये किन फसलों को लेकर हुआ था, किन फसलों को लेकर हुआ था। वर्गीस कुरियन फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, जुबैर अहमद, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हुआ था वीट, गेहूं और उसके साथ साथ चावल को लेके। इनमें किया क्या जा रहा था, HYV सीड्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जा रहा था, हाई जाइल्ड वेराइटी सीड्स, ठीक है, इनका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाया जा रहा था मेरे भाई। क्लियर है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो मेरा काम है आपको अच्छे से चीज़ें समझा पाना, एकदम इजी वे में आप तक चीज़ों को ट्रांसफ़र कर पाना, वो मैं बली बखूबी कर रहा हूँ। अगर उसके बावजूद भी मेरे भाई आपको अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो वो भी आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई टू मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज बैड। अगर वातावरण में, एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो वो हमारे लिए हानिकारक क्यों है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो हानिकारक क्यों है, समझ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हीट एनर्जी टू फास्ट, ठीक है, हीट एनर्जी बहुत जल्दी फास्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड से बड़ी जल्दी गर्मी बढ़ती है। दूसरा है एटमॉस्फेयर की हीट जो है वो इसको डिस्टर्ब करेगी। तीसरा है रेडिएट हीट बैक टू स्ट्रेटोस्फेयर, क्या स्ट्रेटोस्फेयर में वो हीट भेजेगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो, ऐसा कुछ है। और फोर्थ है ब्रेक क्लोरीन इन अपर एटमॉस्फेयर, जो अपर एटमॉस्फेयर में क्लोरीन है उसको ब्रेक करेगी। तो बहुत ही एक बेसिक सा आपको बता दूं, जैसे बोलते हैं ना कि गाड़ियां कम चलाओ, पोल्यूशन कम करो, तो मेन जोन में गैस रहती है वो रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट मालूम है आप सभी को, ग्लोबल वार्मिंग मालूम है, ठीक है, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मेन रहता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी फास्ट प्रोड्यूस करती है, जिससे गर्मी जो है वो बढ़ती जाती है। आपने अगर देखा होगा आज से 10 साल पहले गाड़ियां जो हैं वो कम थी हमारे भारत में, तो तब जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जाता होगा 40 तक। आज जो है वो गाड़ियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। इस टाइम पे दिल्ली का टेम्परेचर जो है वो जाता है 50 टच करता है, इवन कि 50 से भी ऊपर चला जाता है, ठीक है। ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, क्यों पिघल रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हो रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट पड़ता है, जिससे गर्मी ज़्यादा होने लग पड़ती है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज रावत भट्टा एटॉमिक सेंटर ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। रावत भट्टा भारत का एक एटॉमिक सेंटर है, ठीक है, परमाणु केंद्र है, वो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात या फिर राजस्थान। जल्दी से जो है सभी दोस्त आंसर करेंगे, 1 मिनट। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, रावत भट्टा जो है ये कहाँ पर है, ये है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में जो है ये स्थित है। चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है मेरे भाई, तो राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में है जो चित्तौड़गढ़ है। अगर इसी के साथ साथ आपसे एक और क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट बताइए, लार्जेस्ट एटॉमिक बताइए, लार्जेस्ट एटॉमिक सेंटर बताइए, वो कौन सा रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका, लार्जेस्ट एटॉमिक सेंटर क्या कौन सा रहेगा,
कुंडलकुलम, ठीक है, कौन सा रहेगा, KUN, कुंडन कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये रहेगा। अगर बात करें कहाँ पे आएगा हमारे भाई, तो ये आ जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। आपसे लास्ट में ना एक छोटी सी मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी रहेगी, वो आपको जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको बताऊंगा। सो लास्ट तक जो है वो मेरे दोस्त बने रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन टुक प्लेस अप्रॉक्सीमेटली। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जो है वो लगभग कब हुआ था, ठीक है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ये पता क्या है, ये एक ना क्या कहूँ, एक टाइप का ऐसे कह लीजिए कि एनिमल्स की ना स्पीसीज जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। एकदम से बहुत ज़्यादा जो है बड़ी डाइवर्सिटी में स्पीसीज बढ़ गई थी, ठीक है। और लगभग इसने टाइम पीरियड जो लिया था वो लिया था 40 मिलियन ईयर्स का, ठीक है। कितने का लिया था, 40 मिलियन ईयर्स का टाइम पीरियड लिया था, क्योंकि यहाँ पे कैम्ब्रियन जो एक युग है, जैसे त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कल युग, है ना। कहने को तो छोटे युग हैं बट इनमें बहुत साल लगते हैं। तो वैसे ही 40 मिलियन का टाइम लिया था कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने, और ये हुआ था लगभग 530 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। 530 साल पहले जो है ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में हुआ क्या था कि एनिमल की स्पीसीज की डाइवर्सिटी जो है वो सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवर झेलम से रिलेटेड है। रिवर झेलम इज द मेन वाटरवे ऑफ कश्मीर वैली। द रिवर इज ऑल्सो नोन एज बाय विच नेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो आप कह सकते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर का अगर आप JKSSB का एग्जाम दे रहे हैं तो भाई झेलम से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर भी आने लग पड़े हैं दोस्तों के, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए तो बात करते हैं झेलम की। फर्स्ट ऑफ ऑल झेलम का नाम क्या है, तो इसको कहते हैं वैथ, ठीक है। वैथ, वैथ किस में कहेंगे, कश्मीरी में, ठीक है। किस में कहेंगे, कश्मीरी में कहेंगे वैथ। और इसको दूसरा नाम भी है, वो है बितिस्ता, ठीक है। बितिस्ता किस में है, ये है संस्कृत में। ऐसा ना हो कि आप सभी दोस्त जो हैं वो वैथ याद करके चले जाएं कि झेलम का तो वैथ है और वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन में बितिस्ता दे दिया और आप बोलो नहीं यार बितिस्ता तो है ही नहीं कुछ, ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप तक हर एक चीज़ जो है वो पहुँचाना मेरा काम है। क्लियर, ये हो गया इसका। अब बात कर ली जाए इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, झेलम का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो झेलम का ओरिजिन जो है वो होता है वेरीनाग से, वेरीनाग से होता है, ठीक है। आई थिंक ये वेरीनाग जो है ये अनंतनाग में है, अनंतनाग में है। क्या मैं सही हूँ, क्योंकि मेरा एक ना दोस्त है वहाँ का, तो वो रहता है अनंतनाग में, तो वो बताता है मुझे कि झेलम जो है वेरीनाग से निकलती है और वेरीनाग उसके पास ही है, ठीक है। वहाँ बहुत अच्छी सीनरी टाइप है, ठीक है। वहाँ का व्यूज़ जो है वो बहुत अच्छा है, ऐसे साइड पे ऐसे बीच में से निकलती है और साइड पे चलने वाला बना हुआ है, फोटोज़ वगैरह देखे हुए हैं मैंने, ठीक है। तो क्या सही है अनंतनाग ही है कि कुछ और है जगह का नाम, चलिए यस सर अनंतनाग, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। इस तरह से जो है ना साथ साथ में डाउट जो है मेरे भी कुछ डाउट रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे को सब मालूम है, कुछ चीज़ें मैं भी सीखता हूँ, कुछ आप मेरे से सीखते हैं, कुछ मैं आपसे सीखता हूँ, तो कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा हम दोनों को। तो ये हो गई भाई आंसर की बात है। इसके सिवा और भी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जिनके पुराने नाम हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। इसके सिवा नाम मेरे को आप दोस्त बनाएंगे चेनाब का, चेनाब का नाम बताएंगे कि चेनाब का पुराना नाम क्या है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है रावी रिवर, जिसके किनारे 10 राजन का युद्ध हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है वो बहुत ही फेमस है और वो हुई थी रावी के किनारे, उसका नाम बताइए। और एक और बता दीजिए, वो आप बता दीजिए ब्यास का। इन 3 रिवर्स के जो हैं ये नाम बता दीजिए जल्दी से, बहुत बढ़िया। किस किस मालूम है भाई को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अस्की नहीं आ रहा है, पुरुष नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही। ब्यास का रह गया, ब्यास का भी बता दीजिए जल्दी से। चलिए तो बात करते हैं चेनाब की, तो चेनाब का आ जाएगा पुराना नाम अस्किनी। रावी जो है रावी का आ जाएगा पुरुषनी, ठीक है। रावी का क्या आ जाएगा, पुरुषनी। और ब्यास का क्या आ जाएगा, बिपाशा। ब्यास का क्या आ जाएगा मेरे भाई, बिपाशा जो है वो ब्यास का आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बीच में कुछ बच्चे हैं बहुत ही अच्छे से आंसर दे रहे हैं, वेल डन मेरे भाई, बहुत शानदार। क्लियर यहाँ तक। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ आ गया ना, ये सब ये नाम जो है ना ये याद कर लो,
अगर आप नोट्स बना रहे हो, मैं फिर से आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा मेरे भाई, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो ना तो उसको कैजुअली मत पढ़ो, ऐसे नॉन सीरियस होकर मत पढ़ो, उसको बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ो और उसके नोट्स बनाओ साथ साथ में। नोट्स नहीं बना पा रहे हो साथ साथ में, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जब टाइम लगे तब नोटबुक पे नोट कर लो। चलिए भाई, तो अब हम जम्मू कश्मीर घूमते घूमते पहुंच गए कहाँ पे, गुलमार्ग में पहुंच गए हैं। तो इन्होंने बोला है कि गुलमार्ग जो है ये कश्मीर का एक मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट रिजॉर्ट है। गुलमार्ग कश्मीर का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट रिसोर्ट है और इसे जो है फेमसली किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त आंसर आने लग पड़े हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो गुलमार्ग में रहते होंगे, ठीक है, उस एरिया में रहते होंगे, उनको तो पता होगा ही, उनको तो ये फ्री के नंबर हैं, ऐसा कह लो, फ्री के नंबर हैं उनके लिए, बहुत बढ़िया। तो गुलमार्ग जो है इसे कहा जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, क्या कहा जाता है, मीडो ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही होगा। और एक चीज़ और, गुलमर्ग की एक चीज़ आपको बता दूं, वर्ल्ड का हाईएस्ट गोल्फ कोर्स भी है, विश्व का हाईएस्ट ऊंचा गोल्फ कोर्स भी गुलमर्ग में है। क्लियर है, विश्व का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स वो कहाँ पे है, वो भी गुलमर्ग में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रुकिए रुकिए रुकिए, इसके सिवा एक आधी चीज़ और बता दूं आपको, रुको। इसके सिवा ये देखो, एक नीचे है ना गॉड्स ऑन कंट्री, ये आई थिंक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। गॉड्स ऑन कंट्री जो है वो किसे कहा जाता है, तो गॉड्स ऑन कंट्री जो है वो केरला को कहा जाता है, केरला को गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। माउंटेन क्वींस जो है ये किसे कहा जाता है, माउंटेन क्वींस, ठीक है, तो माउंटेन क्वीन कहा जाता है मसूरी को, MUSSOORIE, मसूरी को कहा जाता है माउंटेन क्वींस। क्लियर। अब एक ऑप्शन बचता है हमारा, क्राउन ऑफ कश्मीर जो है वो किसे कहा जाता है। इसका आंसर दे दो भाई तो मानो, इसका आंसर दे दो, क्राउन ऑफ कश्मीर जो है वो किसे कहा जाता है, गंडोला, केरला। जल्दी से, बहुत बढ़िया, सभी दोस्त ट्राई करेंगे आंसर देने के साथ साथ में, बिल्कुल सही, मेडो ऑफ फ्लावर्स जो है वो आंसर इसका बिल्कुल सही है। अब आंसर दीजिए कि क्राउन ऑफ कश्मीर जो है वो किसे कहा जाता है। देखिए, जो कुछ बच्चे श्रीनगर के साथ जाने वाले हैं उनको मैं पहले ही बता देता हूँ, श्रीनगर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। ब्रेंग वैली करके नाम है, ब्रेंग वैली क्या है, अरे डल लेक कहाँ से हो जाएगी मेरे भाई, डल लेक कहाँ से हो जाएगी यार, क्राउन ऑफ श्रीनगर कश्मीर, ठीक है। ब्रेन वैली जो है इसे कहा जाता है कश्मीर का क्राउन। ये चारों ऑप्शंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं और लिख के रखिए, माउंटेन क्वीन मसूरी, मीडो ऑफ फ्लावर्स गुलमर्ग, क्राउन ऑफ कश्मीर ब्रेन वैली, और गॉड्स ऑन कंट्री देवताओं का अपना देश वो है ब्रेन गंगा, ओ गंगा बोल रहा हूँ, ब्रेन वैली, ठीक है। ब्रेन गंगा भी है ना, ब्रेन गंगा वो पुरानी ओल्ड गंगा जिसे कहते हैं। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छे से जो है सभी दोस्त रिस्पांस देते हुए चलेंगे साथ साथ में। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को एक छोटा सा एक लाइक कर दीजिए, और हो सके जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहती है। आप में भी बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब होते होंगे इस चीज़ से, सर बार बार बोलते हैं, बट बार बार नहीं, एक आधी बार ही बोलता हूँ, बट कर दिया करो, ठीक है। चलिए, Which of the following place of Jammu and Kashmir is also known as Angler Paradise? Angler Paradise के नाम से कौन सी जगह जो है वो जम्मू कश्मीर में जानी जाती है। जम्मू कश्मीर में एंजलर पैराडाइज के नाम से कौन सी जगह जानी जाती है। पहलगाम, पहलगाम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा आंसर देने से पहले अगर आपका आंसर आ जाए तो इससे बढ़िया और चाहिए क्या, इससे बढ़िया और फीलिंग होगी क्या, ठीक है। पहलगाम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। एंजलर पैराडाइज जो है वो किसे कहा जाता है, पहलगाम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज कांट बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रिप्लेनिश्ड, देखिए कुछ ना ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो वहाँ पे जो है ना वो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। रिप्लेनिश्ड का मीनिंग होता है कि जैसे बोलते हैं ना रीयूज़ करना, ठीक है, रिसोर्सेज को लंबे दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उस टाइप का जो है रिप्लेनिश्ड यहाँ पे मीनिंग देता है कि एक सोर्स मान लीजिए अगर पेट्रोल है, पेट्रोल को अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो ये दोबारा रीयूज़ में नहीं आएगा क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सोर्सेज की यहाँ बात की गई है, जैसे कोल हो गया, ठीक है, जो कि दोबारा यूज़ में आ सकते हैं। तो उन्होंने वही बोला है
कि इनमें से कौन से सोर्स हैं जो शॉर्ट पीरियड टाइम में नहीं बनेंगे। ठीक है, सोर्स कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेचुरल गैस, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या फिर विंड एनर्जी। जल्दी से सभी दोस्त आंसर देते हुए चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर नहीं, ये गलत आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले जो हैं बच्चे बिल्कुल सही रहेंगे। नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, फिर कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल बोलते हैं जिसे, ये हो गए। ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, जो कि मिलियंस ईयर्स एगो, जो आप कह सकते हैं मिलियन, कई लाखों वर्ष पहले जो जानवर हो गए, जीव जंतु हो गए, उनके कंकाल नीचे समंदर की सतह पर दबे होते हैं, उनकी केमिकली प्रोसेस हो के उनसे जो है ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो जो रिमेनिंग एनिमल होते हैं उनसे ये बनते हैं, और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिप्लेनिश्ड नहीं हो सकती हैं ये चीज़ें। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज लेटेस्ट एंट्री इनटू द WTO मेंबरशिप। WTO से आप क्या समझते हैं मेरे भाई? जल्दी से कि कोई भाई बताएगा मेरे को WTO से क्या समझते हैं? नेचुरल गैस, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ठीक है, WTO से आप क्या समझते हैं? WTO की फुल फॉर्म बता दीजिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये WTO की फुल फॉर्म है। और यहाँ पे सही आंसर आया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तुमने तो दिल ना एकदम ऐसे गार्डन कर दिया हुआ मेरा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो एकदम, 90% एक्यूरेसी तो आपकी है। अफगानिस्तान जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान सबसे बाद में जो है वो ऐड हुआ है। कितने नंबर का देश है ये? 164 नंबर पे जो है ये ऐड हुआ है, मेंबर बना है WTO का। कब ज्वाइन हुआ था, डेट की बात कर ली जाए तो 29 जुलाई। 29 जुलाई को आप चाहे याद ना रखें, बट 2016 को याद रख लें, 2016 को याद रखें। ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट में ज्वाइन हुए। जब तक कोई नया नहीं आ जाता तब तक हमें इस क्वेश्चन को जो है वो याद करके रखना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक सब क्लियर है मेरे भाइयों? समझ आ रहे हैं क्वेश्चन? किसी भाई को कोई क्वेश्चन में डाउट बच रहा हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो वो बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, किसी भी टाइप का क्लास के रिलेटेड डाउट हो तो बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं, व्हेन वाज द यूनिवर्स डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड। ह्यूमन राइट जो है उनको कब अडॉप्ट किया था? यूनिवर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल। ठीक है, यूनिवर्स आ जाएगा तो इंटरनेशनल में कन्वर्ट होगा, ये नेशनल होगा तो अपने इंडिया की बात होगी। तो इंटरनेशनल जो है 48 में, 1948, बिल्कुल सही। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है इंटरनेशनल? तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, तो 48 में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था, ह्यूमन राइट अडॉप्टेड। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इनको दे दी गई थी यूनाइटेड नेशन की असेंबली के द्वारा, UN असेंबली के द्वारा इनको किया गया था। ठीक है, उस टाइम पे 1948 का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे कौन सा एक, आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज उस टाइम चल रहा था। 1948 में क्या हो रहा था? कोई बच्चा बताएगा जल्दी से? 1948 में क्या हो रहा था? बिल्कुल सही आंसर, 10 दिसंबर 1948। बहुत बढ़िया। कोई बच्चा बताएगा मेरे को जल्दी से कि 1948 में जो है वो क्या चल रहा था? चलिए, 1948 में एक तो महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, बट उससे पहले जो है वो वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है, ये जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन दी थी, बिल्कुल सही आंसर, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के चलते जो है ये डिक्लेरेशन दी थी। बात कर ली जाए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड की, कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो कब चल रही थी? 1939 से लेके 1945 तक जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है। और वर्ल्ड वॉर 1 जो है ये कब हुआ था? इसका टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, 1914 से लेके 1918 तक। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, याद करके रखेंगे मेरे सभी भाई। ठीक है चलो एक मेरे को आप ना क्वेश्चन बताओ कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा? ये एग्जाम से भी परे है क्वेश्चन, रियलिटी से भी परे है। ठीक है, इसका एग्जाम से रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये आप खुद की इच्छा से बता सकते हैं अगर बताना चाहो तो।
चलो जी। ठीक है 2025 में हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 3, 2029 में होगा, 2039 में, जब मैं चाहूँगा तब होगा वर्ल्ड वॉर। इम्पॉसिबल, ना 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 ना, इम्पॉसिबल वाली बात नहीं करनी भाई। आज के टाइम पे इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। ये जो रूस रूस में हो रहा है, रूस यूक्रेन का हो रहा है, ये इसराइल पैलेस्टीन का हो रहा है, ये इम्पॉसिबल वाली बातें हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। आफ्टर 2050 के बाद होगा। चलो, चलो देखते हैं कब होगा। आ जाओ वापिस आ जाओ, छोड़ दो वर्ल्ड वॉर 3 को अब। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के कितने मेंबर होते हैं? कितने मेंबर्स होते हैं? ये 54। अच्छा हाँ, ठीक है। अच्छा, आप इसका आंसर दे रहे हो, मैं समझ रहा कि 2054 में जाके हो रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसके जो है वो कितने मेंबर्स होते हैं? इसके होते हैं 54 मेंबर्स। कितने होते हैं? 54 मेंबर्स होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इनमें जो है 18 मेंबर्स जो हैं, 18 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली से 3 साल के लिए, ठीक है। इलेक्ट कहाँ से होते हैं? जनरल असेंबली से फॉर 3 ईयर्स। कुछ कुछ ना मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता जाता हूँ, बट बोल देता हूँ, आप मेरी वर्डिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, जो बोलता हूँ वो भी साथ साथ में नोट डाउन करते जाया करें मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। होएगा जी, पोल्यूशन एंड एक्सप्लोजन ऑफ नेचुरल गैसेज हो गया जी। इसका तो हो रहा है, बट वर्ल्ड वार असली मज़ा वो आएगा देखने का जब गोले बारूद चलेंगे। चलो जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सैटेलाइट विच एज सेंट इनटू ऑर्बिट बाय सार्क कंट्री फॉर टेक्निकल एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन? सार्क कंट्रीज कौन सी हैं? अभी कोई ऐसा मेरे को नहीं दिखना चाहिए बच्चा जिसको ये ना मालूम हो कि सार्क के कितनी कंट्रीज मेंबर हैं, क्योंकि ये मैं करवा चुका हूँ आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके करवाया। जल्दी से मेरे को एक चीज़ इसका आंसर दो पहले, कि सार्क के मेंबर कंट्रीज कितने हैं? मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से। कितने हैं मेंबर कंट्रीज? गलत मत करना कोई, मैं कह रहा हूँ, मैंने बताया हुआ है। इसकी आई थिंक मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक भी थी कुछ यार, इसकी मेरे को ट्रिक याद नहीं आ रही, इसकी ट्रिक याद नहीं आ रही, कुछ थी, छोड़ो ट्रिक को, ठीक है। तो सैटेलाइट की बात करते हैं। सैटेलाइट जो थी GSAT-9, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। और 8 वाले जो हैं उनका आंसर सही है, 7 नहीं है मेरे भाई, 7 नहीं है, 8 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। अनमोल कौर बिल्कुल सही, GSAT-9 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और कंट्रीज 8 है मेरे भाई, 8 कंट्रीज हैं, याद रखो, भूलो मत यार इसको बार बार। एक चीज़ को सोचो, अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको करवाया, आप फिर से याद भूल रहे हो। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, गिन लो, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं अगली। इसके रिलेटेड और कोई इंट्रो तो नहीं चाहिए। देखिए, इंडिया से जो भी लॉन्च होगा वो मोस्टली सतीश धवन से होते हैं, ठीक है, ये कॉमन चीज़ है, सतीश धवन से होते हैं और इसरो उनको लॉन्च करता है, ये कॉमन है, इसमें कोई आपको नहीं दिखेगा अलग से, ठीक है। हाँ चलो मेरे को, मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, रुक जाओ मेरे भाई, रुको। 8 कंट्रीज याद करने की ट्रिक बताता हूँ, जिनको ऐसे लगता नहीं है, इतना लिखो, MBBS। MBBS मालूम है ना, डॉक्टर की पढ़ाई जो होती है, MBBS पेन, MBBS पेन याद रखो। बहुत सारे बच्चे 7 क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इंडिया को शायद नहीं गिनते हैं। भाई इंडिया को भी गिनो। M से मालदीव्स, B से बांग्लादेश, ठीक है, फिर अगले B से भूटान, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ। S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगान, I से हमारा प्यारा भारत और N से नेपाल। बोलो, गिनो अब कितनी हुई? कितनी हुई? 8 होगी ना। MBBS पेन याद रखो, MBBS की पेन, ठीक है। तो ये 8 कंट्रीज जो हैं ये सार्क के मेंबर्स हैं। बस चाइना को जो है वो लंबी सी टांग मार के बाहर निकाल दो, बाकी सब जो हैं इसके मेंबर्स आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग कन्फर्ड द टाइटल ऑफ फादर ऑफ नेशन ऑन महात्मा गांधी? ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। किस किस बच्चे ने प्रिपेयर किया इसको? मैंने आपको बोला था कि बताना मेरे को कि फादर ऑफ नेशन जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है, इसकी उपाधि, इसका टाइटल जो है वो महात्मा गांधी को किसने दिया था?
मस्त फार्मूला, बिल्कुल मेरे भाई, मस्त मस्त चीज़ें बताएंगे आपको, ठीक है। ऐसे बर्डन लेके मत पढ़ो, आराम से चिल करते हुए पढ़ो, बट सीरियस होके पढ़ो, ठीक है। जो कुछ बेसिक ट्रिक्स रहेंगी छोटी मोटी जो आके आपको हेल्पफुल रहेंगी वो भी आपको बताएंगे, जो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी बताएंगे, बस आप पढ़ो, ठीक है। तो ये जो टाइटल है ये किसने दिया था महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का? कोई एक बच्चा सही आंसर देगा? कोई एक बच्चा, एक ही बच्चा जो है वो सही आंसर दे रहा है, एक ही बच्चे ने सही आंसर दिया है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेहरू चाचा नेहरू चाचा नहीं आएंगे भाई, नेहरू चाचा नहीं आएंगे, ठीक है। नेहरू चाचा की नहीं सुनी गई थी। वहाँ पे बात आई थी हमारे दिग्गज नेता सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। एससी बोस जो है जिन्हें हम कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने ये टाइटल महात्मा गांधी को दिया था फादर ऑफ नेशन का, राष्ट्रपिता जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एनजीओ इज रजिस्टर्ड इन बेल्जियम अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट? ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, ये बेल्जियम का है, डिजास्टर मैनेजमेंट से इसका आने के चांसेस कम है, ठीक है। बट लिख लीजिए आंसर ऑप्शन ए है, टाइम्स जो करके आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द अपेक्स बॉडी ऑफ फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इज हेडेड बाय? ये क्वेश्चन बनेगा, आने का प्रबंध करेगा ये, ठीक है, कुछ, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है। तो उन्होंने पूछा है कि इंडिया में जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका इफेक्ट जो है, ठीक है, वहाँ का हेड जो है वो कौन है, कहाँ पर नहीं है, कौन है डिजास्टर मैनेजमेंट का? प्रेसिडेंट रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, या फिर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, तो जल्दी से आंसर देंगे सभी दोस्त इसका। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सीरीज है, सीन है, ये प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा इंडिया का, भारत का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा करंटली, ठीक है, वो जो है मेरे भाई वो इसे हेडेड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी? कई बार क्या करते हैं, एनडीएमए करके फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एनडीएमए करके फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, क्लियर, ऐसे करके फुल फॉर्म पूछते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो इसकी फुल फॉर्म रहेगी, क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता दूं। देखिए, जैसे हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी उस टाइम पे जोश जो है वो बच्चों के अंदर बहुत था, उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस सीरीज़ के साथ जुड़ रहे थे। बट अभी कुछ ही दिन जो आप कह सकते हैं सीरीज़ को स्टार्ट किए हुआ है, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान देके सुनेंगे, कुछ ही दिन स्टार्ट किए हुआ है, बच्चे जो हैं उसके आधे से भी आधे जो हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। और मैं ये जो बच्चे भी स्टेबल हैं मेरे साथ, इनसे मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे भाई सिलेक्शन जो है ना वो पूरी भीड़ का नहीं होता है। मान लो 50 बच्चों ने फॉर्म लगाया है तो वो 50 के 50 का सिलेक्शन नहीं होगा। 50 के 50 पहले दिन पढ़ने जरूर बैठेंगे, बट सिलेक्शन किसका होगा? जो पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक जो है वो टिका रहेगा उसका सिलेक्शन होगा। जैसे कि अब मैं कुछ गिने चुने बच्चे देख पा रहा हूँ जो कंटिन्यू हैं। मेरे भाई आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे ही कंटिन्यू जो है वो बने रहेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको भीड़ से अलग होना है तो। अगर आप भी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, एक दिन 2 घंटे पढ़ लीजिए, अगले दिन छुट्टी ले लीजिए, अगले दिन 10 घंटे पढ़ लीजिए, फिर 2 दिन पढ़िए मत, ऐसा करिए, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे दिन में 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, बट रेगुलर रहें। जो आप क्लासेस कर रहे हैं ऑन टाइम करें, कैसे भी टाइम निकाल के करें। हम भी कर रहे हैं, देखो पूरा टाइम पे आ जाते हैं, ठीक है, कोई 2-4 मिनट आगे पीछे होता है। तो ये एक छोटा सा सजेशन था मेरी तरफ से आप बच्चों के लिए, ठीक है। जो जुड़े हैं वो अंत तक जुड़े रहेंगे और बने रहेंगे, तभी आपको जो है सिलेक्शन की सीढ़ियाँ जो है वो दिखेंगी। तो बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। तो ह्यूमन राइट का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है कमीशन का? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बात करेंगे फॉर्म्ड कब हुआ था, बात करेंगे फॉर्म्ड कब हुआ था, तो 1993 में जो है वो फॉर्म्ड हुआ था। कब हुआ था? 1993 में फॉर्म हुआ था। और गवर्निंग बॉडी जो है वो कौन सी है? गवर्निंग बॉडी जो है वो कौन सी है? गवर्निंग बॉडी कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसकी गवर्निंग बॉडी है। क्लियर है यहाँ तक?